अगले कुछ मिनटों के अंदर इस चैप्टर की हम ऑलमोस्ट सारी एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं और चैप्टर का नाम क्या है, एनवायरमेंटल इश्यूज। आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में जितने भी अपने ये दिए हुए डेट्स दिए हुए वो सारे कर लेते हैं कि एनवायरमेंटल एक्ट कब हुआ था, 1986 में लागू हुआ, एयर पोल्यूशन एक्ट 1981 में, वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974, साउंड पोल्यूशन को एयर पोल्यूशन में मिला दिया गया था कब, 1987 में, और सीएनजी बस कब लागू हुई थी दिल्ली में, 2002 में, चिपको मूवमेंट 1974 में, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1980 में, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में, अमृता देवी बिश्नोई वाला इंसिडेंट हुआ था 1731 में, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो वो साइन कब हुआ था, 1987 में, और इफेक्टिव कब हुआ था, 1989 में। नेक्स्ट हम एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो एयर पोल्यूशन में अपने को ये सारी चीजें पढ़नी है। अब ये कैसे कैसे पढ़नी है उसकी हम बात करते हैं। देखो, एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं कि जो एयर पोल्यूशन को फैलाते हैं। अब ये गैसियस भी हो सकते हैं, ये पार्टिकुलेट्स भी हो सकते हैं। गैसियस में सिंपल है, गैसेस आ जाएंगी, और पार्टिकुलेट्स में अपने सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड पार्टिकल्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी, सीपीसीबी का मतलब होता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी जिस पार्टिकल का साइज 2.5 माइक्रोमीटर के बराबर या उससे कम है वो हार्मफुल है। हार्मफुल क्यों है? क्योंकि वो इतना छोटा है, वो हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में जा सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो कैसे किया जाए, देखो अपने पास पोल्यूटेंट कौन से थे, गैसियस थे और पार्टिकुलेट थे। तो गैसियस पोल्यूटेंट को कंट्रोल कैसे किया जाता है, कंबस्टन, अब्जॉर्प्शन या एडसॉर्प्शन के द्वारा। और पार्टिकुलेट मैटर को कैसे कंट्रोल किया जाता है, अरेस्टर या फिर स्क्रबर का यूज करके। ठीक है, अब यहां पे एक बात याद रखनी है कि स्क्रबर का यूज क्या है, SO2 को रिमूव करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है, मोस्ट वाइडली यूज्ड क्या होता है, अरेस्टर होता है। और एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये 99% तक पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव कर सकता है। और इसका यूज कहां किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब इस डायग्राम से हम समझेंगे यहाँ पे काम कैसे हो रहा है। देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, काम कैसे हो रहा है, यहां से गंदी हवा आई जिसमें ये पार्टिकल्स हैं। अब पार्टिकल्स के ऊपर हम क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज लगा देंगे। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वाली वायर लगा दी तो पार्टिकल्स के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे मान लो हम पॉजिटिव चार्ज की प्लेट लगा देते हैं। अब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में होगी अट्रैक्शन, यानी जो डस्ट पार्टिकल जिन पे नेगेटिव चार्ज आ चुका था वो पॉजिटिव पे चिपक जाएंगे और साफ हवा अपनी यहां से निकल जाएगी। स्क्रबर में कैसे काम होता है, देखो यहां से डर्टी एयर आई जिसमें पार्टिकल्स थे। अब ऊपर से हमने पानी का स्प्रे करा दिया, यहां से बारिश करा दी। अब वो जो डर्टी है ना, जो पार्टिकल्स हैं वो पानी में भीग जाएंगे, पानी या लाइम स्प्रे, अब पानी में भीग जाएंगे और नीचे बैठ जाएंगे और साफ हवा ऊपर को चली जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओजोन के बारे में, अपने को क्या क्या पढ़ना है। तो ओजोन हम सबको पता है कि ओजोन हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। नेक्स्ट ओजोन कहां प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ओजोन की थिकनेस किसमें मेजर की जाती है, डॉब्सन यूनिट में मेजर की जाती है। ओजोन की डिग्रेडेशन किसके द्वारा होती है, सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन को डिग्रेड करते हैं। नेक्स्ट है ओजोन होल कहां पे देखा गया, अंटार्कटिका रीजन में देखा गया। और अगर ओजोन खत्म हो गई तो यूवी रेज अपने पास आ जाएंगी और यूवी रेज की वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है, स्किन कैंसर हो सकता है, म्यूटेशन हो सकती है, कैटरेक्ट हो सकता है, स्नो ब्लाइंडनेस हो सकती है। नेक्स्ट ओजोन के लिए ही, ओजोन को बचाने के लिए ही एक प्रोटोकॉल हुआ जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जहां का कहां पे हुआ, मॉन्ट्रियल यानी कनाडा में हुआ। ठीक है, अब इसको साइन कब किया गया, 1987 में, और ये इफेक्टिव कब हुआ, 1989 में। और इसको किस लिए किया गया था कि सीएफसी है ना, सीएफसी जो कि ओजोन को डिग्रेड करती है, कि उसको कंट्रोल करना है ताकि अपनी ओजोन क्या है बचाई जा सके। नेक्स्ट हम सी सरफेस देख रहे हैं। देखो सी सरफेस जब कूलर यानी ठंडा हो जाता है तो उसको ला नीना बोला जाता है, और हॉटर यानी गर्म हो जाता है तो उसको एल नीनो बोला जाता है। नेक्स्ट ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो इसमें क्या है, 4 गैसेस अपने को याद रखनी है, एक CO2, एक CH4, एक CFC, एक N2O। CO2 सबसे ज्यादा होती है कितनी, 60%, CH4 20%, CFC 14%, N2O 6%। अब नेक्स्ट है, देखो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया कि 1990s में क्या हुआ था, दिल्ली का 4th रैंक आया था। किसमें 4th रैंक आया था कि पूरी दुनिया की हम मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज देख रहे थे ना, और टोटल 41 सिटीज उसमें आई थी जिसमें से दिल्ली का 4th रैंक था। इतना ज्यादा पोल्यूशन था। अब इतना ज्यादा पोल्यूशन था तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो 2002 में क्या हुआ, दिल्ली की जो बसें डीजल पर चल रही थी उन्हें सीएनजी की बसों में कन्वर्ट कर दिया गया ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके। ये कुछ डाटा है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जैसे यूरो 3 नॉर्म्स के अनुसार सल्फर को कंट्रोल किया जाना चाहिए कितना कितना कितना, डीजल में 350 ppm तक और पेट्रोल में 150 ppm तक। तो टारगेट क्या था, मेन टारगेट क्या था, चाहे डीजल की बात करें चाहे पेट्रोल की बात करें, कि 50 ppm तक ले आएंगे कम कर करके घटा के। ठीक है, ये कुछ वो चीजें हैं जो एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं जो पोल्यूशन कम करने के लिए यूज की जाती हैं। जैसे कि ओल्ड व्हीकल्स को है ना हटा देना चाहिए क्योंकि वो आवाज भी ज्यादा करते हैं और पोल्यूशन भी ज्यादा करते हैं। जो पेट्रोल या डीजल है वो लो सल्फर वाला, कम सल्फर वाला यूज होना चाहिए, और पेट्रोल जो है वो
अनलेडेड यानी बिना लेड वाला यूज होना चाहिए और कैटालिटिक कन्वर्टर का व्हीकल्स में यूज होना चाहिए। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करते हैं, हार्मफुल गैसेस को नॉन हार्मफुल गैसेस में या कम हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए 2, 3, 4 व्हीलर में भारत स्टेज 4 चल रहा है, कब से, अप्रैल 2017 से। नेक्स्ट हम साउंड या नॉइस पोल्यूशन की बात करें तो इसको 1987 में एयर पोल्यूशन में ही मिला दिया गया था। और साउंड पोल्यूशन किसको बोलते हैं, अनवांटेड साउंड, मतलब नॉर्मल जितनी चाहिए उतना तो हमें बोलना ही पड़ेगा, आवाज करनी पड़ेगी, पर उससे ज्यादा अगर अनवांटेड होती है तो उसको साउंड पोल्यूशन मान लिया जाता है और इसको डेसिबल में मेजर किया जाता है। तो क्या बोला गया है कि साउंड पोल्यूशन कौन सी आवाज होती है, ऐसी आवाज जिसकी क्या है, डेसिबल कितना है, मोर देन 80 डेसिबल हो, उसको साउंड पोल्यूशन मान लिया जाता है। और क्या है, नीम और अशोका के पेड़ का यूज करना चाहिए क्योंकि ये साउंड अब्सॉर्बेंट होते हैं, है ना, फैक्ट्रीज में, कंपनीज में इन पेड़ों का यूज करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं। अब वाटर पोल्यूशन होता क्या है, देखो जो भी टोटल वेस्ट है, सीवेज का वेस्ट है, इंडस्ट्रीज का वेस्ट है, न्यूक्लियर वेस्ट है, थर्मल वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट है, अगर उस वेस्ट को हम किसी वाटर बॉडी, नदी में, पोंड में, तालाब में डाल दें तो क्या होगा, वो वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। अब इन टोटल वेस्ट में क्या है, ऑर्गेनिक वेस्ट भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है। ठीक है, अब एनसीईआरटी में साफ साफ लिखी गई है डोमेस्टिक वेस्ट मतलब अपने सुलभ शौचालय से जो वेस्ट जाता है उसमें बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ना, सुलभ शौचालय में प्लास्टिक तो निकलेगा नहीं। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट होता है उसमें मेनली इनऑर्गेनिक होते हैं और इसमें मेनली ऑर्गेनिक होते हैं, यही बात बताई गई है। नेक्स्ट हम बीओडी और सीओडी देखने वाले हैं। बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और सीओडी यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो अब बायोकेमिकल में क्या होगा, देखो यहां भी ऑक्सीडेशन करनी है, यहां भी ऑक्सीडेशन करनी है, मतलब एक बात तो क्लियर है, ऑक्सीजन यहां भी चाहिए, ऑक्सीजन यहां भी चाहिए। यहां ऑक्सीजन किसको चाहिए, तो नाम में यार है बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया को चाहिए। मतलब क्या है, बैक्टीरिया को ऑर्गेनिक वेस्ट को डिग्रेड करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और यहाँ पे केमिकल आ रहा है तो केमिकल का यूज करेंगे, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होना है। बट मजे की बात यह है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट है और यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल भी है, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी है। इसका सिंपल सा रीजन है, यहाँ पे देखो बैक्टीरिया कर रहा है तो बैक्टीरिया अब नॉन बायोडिग्रेडेबल को तो कर नहीं पाएगा, है ना, प्लास्टिक को तो ऑक्सीडाइज कर नहीं पाएगा, या लोहा है या कुछ भी है, मेटल है, उनको तो कर नहीं पाएगा। बट यहाँ केमिकल है तो केमिकल तो इनको भी कर देगा। तो जाहिर सी बात है सीओडी यहाँ पे ज्यादा होगी, सीओडी यहाँ पे ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें बायोडिग्रेडेबल भी है, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल है। तो मैंने अभी अभी आपको बोला बीओडी क्या होती है, बीओडी वो ऑक्सीजन है जो माइक्रोब्स को चाहिए ऑर्गेनिक वेस्ट की ऑक्सीडेशन के लिए। तो इसीलिए देखो, इसीलिए ये अपना ग्राफ अपने को समझ में आता है। देखो यहाँ पे अगर हमने किसी रिवर में वेस्ट डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे देखो ये हमने वेस्ट डाल दिया, अब वेस्ट डालते ही क्या होगी, जो माइक्रोब्स हैं उस वेस्ट को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, तो उनको वो ऑक्सीजन चाहिए होगी, मतलब बीओडी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, है ना। अब वो ऑक्सीजन चाहिए होगी तो वो ऑक्सीजन कहां से लेंगे, जो पानी में, रिवर में जो घुली हुई ऑक्सीजन थी, जो डिजोल्व ऑक्सीजन थी, वो वहीं से निकाल लेंगे। अब वो ऑक्सीजन उन्होंने यूज कर ली तो जाहिर सी बात है भाई, ये अपनी क्या है, डिजोल्व ऑक्सीजन है, ये यहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है, अब डिजोल्व ऑक्सीजन यानी पानी में घुली हुई ऑक्सीजन अगर कम हो चुकी है तो वहां पे एक्वाटिक जो मछलियां हैं या पानी में रहने वाले जीव हैं उनके ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और उनकी डेथ हो जाएगी। बीओडी उतनी ही ज्यादा होगी जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा। सिंपल सा रीजन है, ऑर्गेनिक वेस्ट को ऑक्सीडाइज करने के लिए उतनी ही ज्यादा क्या चाहिए होगी, ऑक्सीजन चाहिए होगी, उतनी ज्यादा बीओडी होगी। नेक्स्ट हम बायो मैग्निफिकेशन की बात करने वाले। देखो बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और मैग्निफिकेशन यानी मैग्नीफाई होना यानी बड़ा होते जाना। ठीक है, अब देखो इसको मैं सिंपल से एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं कि मैग्नीफाई जो हो रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्या बढ़ता जा रहा है। देखो मान लो ये एक जानवर है, छोटा सा है, दूसरा जानवर इससे बड़ा है, तीसरा जानवर इससे भी बड़ा है। ठीक है, अब देखो जाहिर सी बात है, देखो ये जानवर इसको खा जाता है ना, ये वाला जानवर इसको खा जाता है और ये वाला जानवर अब इसको खा जाएगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये बहुत छोटा जानवर है तो मान लो ऐसे ऐसे ये 5 जानवर खा जाता है और ये बहुत बड़ा है तो ऐसे ऐसे ये 5 खा जाएगा। अब मान लो कोई मेटल है या कुछ भी है, जैसे डीडीटी का एग्जांपल दिया हुआ है, किसका एग्जांपल दिया हुआ है, डीडीटी। अब इसके पास कितनी 2 डीडीटी थी। ठीक है, अब ये ऐसे ऐसे 5 को खा जाएगा, है ना। डीडीटी क्या है, अब्सॉर्ब नहीं होती है, ऐसे की ऐसी पड़ी रहती है। अब ये ऐसे ऐसे 5 को खा जाएगा तो इसके पास अल्टीमेटली, एक के पास 2 थी तो इसके पास 10 डीडीटी आ जाएंगी, इसके पास 10 डीडीटी आ जाएंगे। और ये ऐसे ऐसे 5 को खा जाएगा तो इसके पास कितनी आ जाएंगी, इसके पास 50 डीडीटी आ जाएंगे।
जाएंगे। तो एक बार देख लो आप कि यहाँ पे एक एनिमल के पास 2 डीडीटी थी, यहाँ पे 50 डीडीटी आ चुकी है, मतलब मैग्नीफाई होती जा रही है। इसी को बोलते हैं क्या, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट हम यूट्रोफिकेशन की बात करें तो यूट्रोफिकेशन क्या होती है, नेचुरल एजिंग होती है लेग की। और नेचुरल एजिंग किस वजह से होती है, न्यूट्रिएंट ज्यादा हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट की वजह से, खासकर कौन से, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की बात की गई है। वहां पे एल्गी की क्या है, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी। एल्गी की क्या है, एक्सेसिव ग्रोथ को हम एल्गल ब्लूम बोलते हैं। और जब यूट्रोफिक लेक होती है ना, उसका पानी गर्म हो जाता है, उसकी गहराई भी कम हो जाती है। और फ्रेश लेक का पानी ठंडा होता है, गहराई भी ज्यादा होती है। देखो ये तो थी नेचुरल एजिंग की, अपने आप हो रही है। बट अगर हम पोल्यूशन फैला फैला के, है ना, किसी पॉन्ड में, लेक में पोल्यूशन कर करके, इंडस्ट्रीज का वेस्ट, हाउस होल्ड का वेस्ट डाल डाल के अगर इसी प्रोसेस को क्या कर दे, फास्ट कर दे, एक्सेलरेट कर दे, तो उसको एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन बोला जाता है। नेक्स्ट हम टेरर ऑफ बंगाल की बात कर रहे हैं कि टेरर ऑफ बंगाल किसको बोला जाता है, वाटर हायासिंथ या फिर आइशोर्निया, एक ही बात है। ये बंगाल में इस तरीके से फैल गया था कि, है ना, इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है। नेक्स्ट केस स्टडीज की बात कर रहे हैं, 3 केस स्टडी अपने को यहां करनी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्लास्टिक वेस्ट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको एक नाम याद रखना है, रमेश चंद्र डागर, जो कि सोनीपत के थे। इन्होंने क्या की थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग की थी। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है, पेस्टिसाइड का कम से कम यूज करना, केमिकल्स का कम से कम यूज करना। तो वहां पे उन्होंने हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब बनाया। अब देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग है तो क्लब भी किसानों का ही बनेगा, नॉर्मल सी बात है, जिसके 5000 मेंबर तक हो गए थे जब ये एनसीईआरटी लिखी गई, तब तक की बात है, अभी पता नहीं कितने हो गए हैं। तो वही बात की गई है कि जैसे फर्टिलाइजेशन, जैसे गाय भैंस का गोबर है, उसकी खाद बना के खेतों में उसका यूज करना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का क्या है, फोम है, फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा मार्श, इसके बारे में यहां पे दिया। देखो इन्होंने 2 स्टेज में पानी को साफ करने की प्रोसेस की, पहली स्टेज और दूसरी स्टेज। पहली स्टेज में ये क्या करते हैं, पहली स्टेज में डायरेक्ट फिजिकल फिल्ट्रेशन करते हैं, सेडिमेंटेशन, फिल्टरिंग, है ना, जो भी में पानी में मान लो लिफाफा है, बोतल है, वो निकाल लेंगे। और दूसरी स्टेज में ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं, एक तरीके से जैसे सीवेज ट्रीटमेंट होता है ना, वैसे ही है। इसमें बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी एल्गी, प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया, इनका यूज करेंगे और पानी को साफ करते जाएंगे। तो इन्होंने 6 कनेक्टेड क्या बनाए थे, ऐसे याद रखना, बस एक बार याद रखना कि इन्होंने 6 कनेक्टेड मार्श बनाए थे, ओवर 60 हेक्टेयर, है ना, टोटल जमीन का कितना यूज किया, 60 हेक्टेयर का यूज किया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक वेस्ट का, जो केस स्टडी दी हुई है, अहमद खान की दी हुई है। अहमद खान कहां के थे, बेंगलोर में थे। उन्होंने क्या किया था, जो प्लास्टिक वेस्ट होता था तो उन्होंने उसका पाउडर बना दिया, जिसको पॉलीब्लेंड बोलते हैं। अब पॉलीब्लेंड को बिटुमेन में मिला के उन्होंने रोड बनाने का काम किया था, कहां, बेंगलोर में। नेक्स्ट हम रेडियो एक्टिव वेस्ट की बात कर रहे हैं। देखो रेडियो एक्टिव वेस्ट मतलब न्यूक्लियर एनर्जी के साथ हम काम कर रहे हैं। अब न्यूक्लियर एनर्जी के साथ जब हम काम करते हैं तो अपने पास 2 प्रॉब्लम आ सकती है। 2 प्रॉब्लम कौन सी है, एक तो एक्सीडेंटल लीकेज हो सकती है, और एक क्या है कि उसका जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसको डिस्पोज कहां करें। तो एक्सीडेंटल लीकेज के 2 केस हमारे सामने आए हैं, जो एनसीईआरटी में लिखी भी हुए हैं। एक 3 माइल आइलैंड हो गया, एक चिरनोबिल इंसिडेंट हो गया, ठीक है। सेफ डिस्पोजेबल के बारे में एनसीईआरटी में लिखा है कि जो भी न्यूक्लियर वेस्ट है उसको जमीन से 500 मीटर नीचे दफन कर देना चाहिए, ताकि, है ना, उसका इफेक्ट ऊपर ना आवे। नेक्स्ट इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन की बात करें, नाम से पता लग रहा है इम्प्रॉपर मतलब अच्छे तरीके से नहीं किया। क्या नहीं किया, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन, मतलब हम क्या करते हैं, जो ओवर कल्टिवेशन मतलब खेती भी जरूरत से ज्यादा करते हैं, कि जमीन को भी ब्रेक नहीं देते उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग मतलब गाय भैंस को चराते ही जाते हैं ना, ब्रेक नहीं देते। डिफोरेस्टेशन मतलब हम जंगलों को, फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं। पुअर इरिगेशन मतलब हम सिंचाई भी अच्छे तरीके से नहीं करते हैं। तो सिंचाई की यहाँ पे एक प्रॉब्लम एनसीईआरटी में बताई गई है कि इरिगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज, मतलब आप क्या है, ऐसी, है ना, कि आपने सिंचाई की और वहां से प्रॉपर ड्रेनेज मतलब पानी के निकलने का रास्ता नहीं है, तो पानी वहां क्या है, खड़ा रहेगा। वाटर लॉगिंग कंडीशन मतलब पानी वहां बहुत देर तक खड़ा है। अब पानी वहां बहुत देर तक खड़ा है तो वो जमीन से क्या कर लेगा, सोल्ट को निकाल लेगा, नमक को निकाल लेगा। अब सोल्ट जमीन पे आ जाएगा तो वो सफेद सफेद जमीन हो जाती है। आपने अपने गांव से हैं जो उनको पता होगा, है ना, वो जमीन फिर फर्टाइल नहीं रहती है। नेक्स्ट डिफोरेस्टेशन क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है, फॉरेस्टेड एरिया था, आपने उन जंगलों को काट दिया, वो नॉन फॉरेस्टेड एरिया में कन्वर्ट हो गया, इसी को बोलते हैं डिफोरेस्टेशन। अब डिफोरेस्टेशन में ये कुछ डाटा है जो आपको याद करना पड़ेगा। ये बात हो रही है इंडिया में, कि इंडिया में पहले कितने फॉरेस्ट होते थे, 30% जमीन पर फॉरेस्ट यानी जंगल होते थे। अभी कितने रह गए हैं, कम होके 21.54% रह गए हैं। और रिकमेंडेड कितने हैं, मतलब एनएफपी यानी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार रिकमेंडेड कितने हैं, कि प्लेन
प्लेन एरिया में 33% फॉरेस्ट होने चाहिए और हिल एरिया में 67% होने चाहिए। नेक्स्ट झूम कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न। झूम कल्टीवेशन स्लैश एंड बर्न है ना, देखो नाम में ही आ रहा है, नाम से ही पता लग रहा है। स्लैश मतलब पेड़ पौधों को काट दो है ना, बर्न मतलब उनको जला दो, ठीक है। अब क्या है, जलाने से जो भी राख बनेगी उसका क्या है, फर्टिलाइजर की तरह यूज करो और वहां पे खेती करो ना। फिर जब वो जमीन क्या है उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाए, फिर दूसरे जंगल में चले जाओ, फिर दूसरे जंगल को काट दो और सेम प्रोसेस रिपीट करो। तो यही थी झूम कल्टीवेशन। और ये कहाँ के लोग करते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है इंडिया की है ना, वो मणिपुर, मेघालय और वो सब है ना, वो करते हैं। तो यही अपना झूम कल्टीवेशन के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट केस स्टडी फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। यहाँ पे 3 चीजें पढ़नी है अपने को। अमृता देवी बिश्नोई वाला इंसिडेंट, चिपको मूवमेंट, जेएफएम। देखो अमृता देवी एंड चिपको मूवमेंट लगभग सिमिलर था, बस फर्क ये था अमृता देवी वाला पुराने जमाने में था, राजा के जमाने में था, तो राजा ने इनको क्या करवा दिया था, किल करवा दिया था। चिपको मूवमेंट सरकार के जमाने में था, तो यहाँ पे किसी की डेथ नहीं हुई थी। तो अमृता देवी बिश्नोई जी ने क्या किया था, जोधपुर का राजा था 1731 में, वो पेड़ों को कटवा रहा था, तो अमृता देवी बिश्नोई जी ने क्या है ना, पेड़ों से एक तरीके से चिपक गए थे कि पेड़ों को काटने से पहले हमें काटना पड़ेगा। तो राजा थोड़ा बेकार किस्म का था, उन्होंने क्या किया था, समझ गया हाँ। तो अमृता देवी बिश्नोई के नाम पे एक अवार्ड की भी घोषणा की भारत सरकार ने कि भाई जो भी नेचर को बचाने के लिए एक अच्छा काम करेगा उसको अमृता देवी बिश्नोई वाला अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट हम चिपको मूवमेंट की बात कर रहे हैं। वो ये कि पेड़ों से लोग चिपक गए थे, खासकर फीमेल की बात की गई है कि वहां की लोकल वुमेन थी ना, पेड़ों को काटने से बचाने के लिए चिपक गई थी, उनको हक कर लिया। ठीक है, कहां पे था, उत्तराखंड में हुआ था ये, उत्तराखंड में है ना 1974 में हुआ था। नेक्स्ट ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, यानी जेएफएम। ये कब हुआ था है ना, कब इंट्रोड्यूस किया। देखो 99% चांस है यही वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1980 में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया। अब देखो ज्वाइंट यानी मिलजुल के फॉरेस्ट की मैनेजमेंट करनी है, मतलब सरकार क्या है, लोकल जो कम्युनिटी है ना, मान लो गांव है, जंगल में कोई गांव है, उनके साथ मिलजुल के क्या करेगी, फॉरेस्ट को बचाने का काम करेगी। तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ। चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। सबसे पहले हम देखने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी जो टर्म थी वो किसने पॉपुलराइज की थी, एडवर्ड विल्सन ने की थी, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब ये बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं कि बीटल्स की कितनी स्पीशी 3 लाख, फिश की कितनी 28,000, एंड्स की कितनी 20,000 और ऑर्किड्स की कितनी 20,000 स्पीशी। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, देखो बायोडाइवर्सिटी को वैसे तो बहुत सारे लेवल्स पर पढ़ा जा सकता है, पर अपनी एनसीईआरटी में 3 लेवल दिए हुए हैं, जेनेटिक लेवल, स्पीशी लेवल एंड इकोलॉजिकल लेवल। जेनेटिक लेवल पे अपने को 3 चीजें पढ़नी है, एक राउ वोल्फिया वोमिटोरिया, एक अपने को राइस पढ़ना है, एक अपने को मैंगो पढ़ना है। देखो जो राउ वोल्फिया वोमिटोरिया प्लांट है वो एक केमिकल को सीक्रेट करता है जिसका नाम क्या है, रेजर पाइन है। अब रेजर पाइन के बारे में बताया गया है कि हिमालय की अलग अलग जगह पे रेजर पाइन की जो पोटेंसी है या कंसंट्रेशन है वो अलग अलग पाई जाती है। नेक्स्ट राइस के बारे में बताया गया है कि भारत देश में राइस की कितनी स्ट्रेन पाई जाती है, 50,000 स्ट्रेन पाई जाती है। नेक्स्ट मैंगो के बारे में बताया गया है कि भारत देश के अंदर मैंगो की कितनी वैरायटीज पाई जाती हैं, 1000 वैरायटीज पाई जाती हैं। नेक्स्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी में देखें तो इसमें क्या लिखा गया है कि वेस्टर्न घाट के अंदर ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में एम्फीबियंस की ज्यादा स्पीशी डाइवर्सिटी पाई जाती है। नेक्स्ट हम इकोलॉजिकल लेवल पे देखें तो इसमें सिंपल सी बात बताई गई है कि इंडिया जैसी कंट्री है ना, जहां पे सर्दी भी होती है, बारिश वाला क्षेत्र भी है, मतलब है ना मेघालय मणिपुर साइड चले जाओगे ना, चेरापूंजी चले जाओगे, गर्मी वाला भी है, राजस्थान है, केरल में अलग टेम्परेचर है ना, मतलब क्या है पहाड़ भी है, हिमाचल में अलग अलग क्या है एरिया है, अलग अलग टेम्परेचर है, कंडीशन है, तो बहुत ज्यादा वहां पे क्या है बायोडाइवर्सिटी अपने को देखने को मिलती है। जैसे नॉर्वे जैसी कंट्री है वहां पे इतने चेंजेस नहीं पाए जाते, तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी भी कम होती है। नेक्स्ट हम टोटल स्पीशीज की बात करने वाले हैं, तो अकॉर्डिंग टू IUCN इसके अनुसार कितनी है, 1.5 मिलियन टोटल स्पीशी है, और रॉबर्ट मे के अनुसार कितनी है, 7 मिलियन है। रॉबर्ट मे ने क्या बोला है कि वही है तो 7 मिलियन, बट हम डिस्कवर सिर्फ इतनी कर पाए हैं। अब आप लोग IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है, तो IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेक्स्ट हम बात करें, देखो टोटल जितनी भी स्पीशी है ना उसमें से 70% कौन है, एनिमल्स हैं, और टोटल एनिमल्स की बात करें तो उसमें से 70% कौन है, इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं, ये अपने एनसीईआरटी के दिए हुए हैं, ये अपने एनसीईआरटी के दिए हुए हैं, ये इनवर्टिब्रेट्स के बारे में है, इनवर्टिब्रेट्स के बारे में है ना। अब इसकी ट्रिक तो मैंने ऑलरेडी बताई हुई है,
एम क्रस्टेशियन, ठीक है। आई यानी इंसेक्ट आ गया, एम यानी मोलस्क आ गया ना, आई एम, और ये क्रस्टेशियन आ गया, और यहाँ पे तो अदर एनिमल ग्रुप आ जाएंगे। और इसकी मैंने क्या ट्रिक बताई है, देखो हम एनिमल किंगडम जब चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले है ना फ्लो कैसे अपना, सबसे पहले हम फिश के बारे में पढ़ते हैं, कॉन्ट्रिक्थीज, ऑस्ट्रिक्थीज, फिर हम क्या पढ़ते हैं, एम्फीबिया पढ़ते हैं, फिर हम क्या पढ़ते हैं, रेप्टाइल पढ़ते हैं, फिर हम बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर लास्ट में हम मैमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यही फ्लो पकड़ना है। देखो F4 ये फिश आ गया, फिर अम्फीबियन आ गया, ठीक है, फिर कौन आ गया, रेप्टाइल आ गया, फिर कौन आ गया, बर्ड्स आ गए, फिर कौन आ गया, मैमल्स आ गया। तो ये ऑटोमेटिक अपना याद हो गया, ठीक है। और इसकी मैं क्या ट्रिक बताता हूं, एक तो फैन बताता हूं, एक तो क्या बताता हूं, फैन, है ना। ये एफ यानी फंजाई हो जाएगा, एन यानी ये एंजियोस्पर्म हो जाएगा, ठीक है। और इधर देखो जो लाइकन होता है, जो लाइकन होता है वो किससे मिलके बना होता है, एल्गी और फंजाई से। तो फंजाई तो यहां आ गया, तो इसके साथ कौन होना चाहिए, एल्गी होना चाहिए। और मोस क्या होते हैं, ब्रायोफाइट होते हैं। फर्न्स क्या होते हैं, टेरिडोफाइट होते हैं। तो नाम से ही पता लग रहा है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट तो भाई भाई हैं, तो इनको साथ में आपको रखना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम इंडिया की बात करने वाले हैं कि भारत देश में क्या क्या पाया जाता है। तो भारत देश की जो पूरी दुनिया की अगर एरिया की परसेंटेज लगाएं तो 2.4% है, जबकि स्पीशीज की परसेंटेज लगाएं तो भारत देश की कितनी परसेंटेज है, 8.1% है। और एनिमल्स की स्पीशी कितनी है भारत देश में, 90,000 है। और प्लांट्स की लगभग इससे हाफ लिखी हुई है एनसीईआरटी में, कितनी, 45,000 है। और राइस की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कितनी है, 50,000 है। और मैंगो की कितनी है, 1,000 वैरायटी है ना। इसीलिए देखो अब भारत देश में इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जा रही है, इसीलिए भारत को किसमें 12 जो मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है। देखो मेगा मतलब क्या होता है, ये क्या हो गया, मेगा मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, है ना। डाइवर्सिटी मतलब ऐसी कंट्री जिसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें भारत देश को शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें दो चीजें अपने को पढ़नी है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स एंड स्पीशी एरिया रिलेशनशिप। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में क्या है, देखो इसमें सिंपल सी बातें बताई गई है, घूम फिर के वही बातें आएंगी। देखो जो ये होता है, मान लो ये अपनी अर्थ है, अब ये क्या हो जाएंगे, पोल हो जाएंगे, ये पोल हो जाएंगे, और बीच में कहीं इक्वेटर आएगी। तो इसमें बात क्या की गई है कि इक्वेटर के ऊपर अच्छी धूप आएगी, अच्छी सनलाइट आएगी, तो यहां पे बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा होती है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। और जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, पोल्स की तरफ मूव करेंगे, तो क्या है, बायोडाइवर्सिटी घटती आ जाएगी, कम होती आ जाएगी। तो वही बातें बताई गई है कि इक्वेटर पे क्या है, ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, पोल्स पे कम होती है, ठीक है। अब इक्वेटर पे जो फॉरेस्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं। तो जाहिर सी बात है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या पाई जाएगी, है ना, टेम्परेट के कंपैरिजन में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी, ठीक है। और इसके घूम फिर के वही बातें आएंगी कि ट्रॉपिकल में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है ना। ईयर टू ईयर वेरिएशन यहाँ पे कम पाई जाएंगी, है ना, डिस्टर्बेंस यहाँ पे कम पाई जाएगी। यहाँ पे स्पीशीज को बनने के लिए टाइम अच्छा मिला है, स्टेबिलिटी है। यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, तो वही सारी बातें यहाँ पे घुमा फिरा के बार बार लिखी गई है। नेक्स्ट हम ये देखने वाले हैं क्या, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। इसमें क्या है, सबसे पहले अपने को साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने दिया था, और ये वाला ग्राफ दिया था। अब इस वाले ग्राफ पे देखो, ये है स्पीशी रिचनेस, ये है एरिया। याद आपको क्या रखना है कि ये ग्राफ कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। और ये z क्या होती है, यहाँ पे z अपनी स्लोप होती है। और स्लोप की बात करें अगर, तो ये नॉर्मल एरिया की पूछी जाए, है ना, ठीक ठाक एरिया की पूछी जाए, तो स्लोप की ये वैल्यू रहती है। बट एनसीईआरटी में लिखा, अगर बहुत बड़ा एरिया ले लिया जाए, बहुत बड़ा एरिया, जैसे पूरा कॉन्टिनेंट की हम बात करें ना, एंटायर कॉन्टिनेंट, तो z की वैल्यू भी क्या है, ज्यादा हो जाती है, मच स्टीपर यानी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट ये फ्रूगीवोर बर्ड, यहाँ पे ये लिखा आ जाए ना, फ्रूगीवोर बर्ड में z की वैल्यू कितनी होती है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 1.15 है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशी डाइवर्सिटी। वही बात है कि ज्यादा स्पीशी होंगी, ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, तो उस एरिया में क्या है, स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। अब स्टेबिलिटी क्या है, वही बातें मैंने बोली थी ना घुमा फिरा के, कि है ना, ईयर टू ईयर वेरिएशन कम आएंगी, डिस्टर्बेंस कोई आएगी तो उसको झेलने के काबिल होगी, है ना। कोई बाहर से स्पीशी आ जाती है, एलियन स्पीशी आ जाती है, तो उसको झेलने के काबिल होगी, है ना, स्टेबिलिटी घूम फिर के वहीं आके टिक रही है। डेविड टिलमैन ने भी कुछ ऐसी ही बात बोली है ना, कि जिस एरिया में ज्यादा स्पीशीज होंगी, मतलब ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, उसमें क्या है, ईयर टू ईयर वेरिएशन कम आएंगी, और वहां की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो मैंने बोला था ना, वही घूम फिर के बातें आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। किसने दिया था, सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखेंगे, पॉल एरलिख ने। देखो उन्होंने क्या बोला था कि ये पूरा एरोप्लेन जो है ना, ये पूरा एरोप्लेन जो है, ये एक इकोसिस्टम है। और जो इकोसिस्टम, देखो इसमें ये पेंच लगे हुए ना, एरोप्लेन में पेंच लगे हुए, इन पेंचों से तो जुड़ा हुआ है, ये पूरा पेंचों से जुड़ा हुआ है। तो जो पेंच लगे हुए हैं, ये क्या है, ये क्या है, उसकी स्पीशी है पूरे इकोसिस्टम की। और देखो सबसे जरूरी पेंच अगर इसमें पूछ लिया जाए तो कौन से हैं, जो पेंच पंखों पे लगे हुए हैं, जो राइवेट्स पंखों पे, विंग्स पे लगे हुए हैं, वो सबसे जरूरी है, यानी राइवेट्स
बर्ड्स ऑन विंग्स क्या हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट स्पीशी हो जाएगी। अब मान लो इस जहाज में से एक सवारी उतरी और एक राइवट यानी एक पेंच को उतार के ले गई, दूसरी सवारी उतरी एक पेंच को ले गई, तीसरी सवारी उतरी एक पेंच को ले गई। हाँ, तो जैसे 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 इसके पेंच गुम होते जाएंगे यानी इसकी स्पीशी खत्म होती जाएंगी, धीरे धीरे एरोप्लेन यानी इकोसिस्टम भी खत्म हो जाएगा। और क्या याद रखना है कि जो जो राइवट विंग्स पे है यानी इंपॉर्टेंट स्पीशी है उसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, है ना, इकोसिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो बायोडाइवर्सिटी के, है ना, कितने कॉज दिए हुए हैं, 4 कॉज दिए हुए हैं कि ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। तो पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा है एलियन स्पीशी इन्वेजन और फोर्थ है को एक्सटिंक्शन। अब इसमें से आपसे चारों में से पूछ लिया जाए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज कौन सा है, नीट में पहले पूछा भी गया है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है। तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज है। ठीक है, और इसका क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में, कैसे दिया हुआ है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना वो पहले कितने होते थे, मोर देन 14% होते थे, पर हम जंगलों को काटते जा रहे हैं तो वो 6% रह गए हैं। और क्या बोला गया है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट है ना, जो अमेजोन के जंगल है उनको लंग्स ऑफ द प्लैनेट बोला गया है। क्यों बोला गया है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हमें देते हैं। ठीक है, और क्या बोला गया है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, किस लिए काटा जा रहा है, सोयाबीन की खेती के लिए और गाय भैंस को चराने के लिए काटा जा रहा है। नेक्स्ट हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन की बात करें। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब है ना कि जितना हमने को शिकार करना चाहिए था हमने लालच में आके उससे ज्यादा कर दिया, मतलब जब जरूरत लालच में बदल जाए उसको बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। और इसकी वजह से क्या एक्सटिंक्ट हो गया है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, स्टीलर सी काऊ एंड पैसेंजर पिजन इसकी वजह से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम एलियन स्पीशी इन्वेजन की बात करने वाले हैं। एलियन स्पीशी, देखो एलियन मतलब कोई स्पीशी बाहर से आ गई, है ना। मान लो मेरे गांव का तालाब था, है ना, मेरे गांव के तालाब में मान लो ए नाम की मछली रहती थी। अब मैं कहीं बाहर से अफ्रीका गया और बी नाम की मछली ले आया, बी नाम की मछली सुपीरियर थी, उसने ए नाम की मछलियों को, है ना, बर्बाद कर दिया। तो यही यहाँ पे कहानी है। तो इसमें करना क्या है, देखो देखो नाइल पर्च ने किसको एक्सटिंक्ट कर दिया था, 200 स्पीशी ऑफ किकलेड फिश को एक्सटिंक्ट कर दिया था। अफ्रीकन कैटफिश ने अपनी इंडिजिनस कैटफिश को क्या कर दिया था, एक्सटिंक्ट कर दिया था, है ना। एलियन स्पीशी है ये, ठीक है। और ये है जैसे कि कैरेट ग्रास है, आपको पता ही है, कैरेट ग्रास, कांग्रेस ग्रास बोलते हैं, पार्थेनियम लैंटाना, वाटर हायासिंथ, ये सब क्या है, नेटिव स्पीशी। किसी भी एरिया में अगर ये आ जाए तो वहां की नेटिव स्पीशी को उड़ा के खुद ही खुद फैल जाते हैं। को एक्सटिंक्शन मतलब तू गया तो मैं भी गया, है ना, मतलब एक, है ना, गहरा प्यार का संबंध है यहाँ पे, है ना, काफी दिलनुमा बातें की गई है। ये वैसे वहां पे आता है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लानिंग प्लांट में, वहां पे पता चलेगा। फिश ओब्लिगेटरी पैरासाइट मतलब कोई पैरासाइट था जो, है ना, कोई पैरासाइट अगर था, अरे यार कलर 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 कलर, ठीक है, मान लो कोई पैरासाइट था, वो ए नाम की फिश पे ही रह सकता था। अब ए नाम की फिश जब उड़ जाएगी तो जाहिर सी बात है उस पैरासाइट को भी उड़ना पड़ेगा ना। ओब्लिगेटरी मतलब मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, या रह सकती भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, ये दिए हुए हैं, इनको याद करने की खास आपको जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में लिखे गए हैं, पर मैं बोल रहा हूं इनको याद करने की खास आपको जरूरत नहीं है। अब यहां से ध्यान आपको बस ये रखना है, 6th एक्सटिंक्शन जारी है, मतलब 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। जैसे डायनासोर नहीं एकदम खत्म हो गए थे, वो वाला एक्सटिंक्शन, तो अभी 6th वाला जारी है। और 6th वाले में खास बात क्या है कि ह्यूमन की एक्टिविटीज इतनी बढ़ चुकी है कि 6th वाला बहुत ज्यादा स्पीड से आ रहा है। मतलब क्या बोला गया है एनसीईआरटी में कि अगले 100 सालों में हम अपनी आधी स्पीशी क्या है गवा देंगे, खत्म कर देंगे। और ये स्पीशी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, जैसे कि डोडो कहां से एक्सटिंक्ट हुई, मॉरिशस, डोडो 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 डोडो। क्वागा कहां से, अफ्रीका से। थाइलासिन कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। स्टीलर सी काऊ कहां से, रशिया से। और सब स्पीशी ऑफ टाइगर ये है, इनकी जगह नहीं दी हुई, इनका नाम दिया हुआ है बाली, जावन, कैस्पियन, ये सब स्पीशी है टाइगर की, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। अब हम बात करने वाले हैं व्हाई डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, मतलब हमें बायोडाइवर्सिटी को आखिर क्यों कंजर्व करना चाहिए। जाहिर सी बात है हमें उनसे बहुत फायदा हो रहा है, इसीलिए हमें क्या है कंजर्व करना चाहिए। तो फायदा किस तरीके से हो रहा है, नैरो तरीके से भी, ब्रॉड तरीके से भी, एथिकल तरीके से भी। अब नैरो तरीके में तो वही आ जाएगा, पेड़ पौधों से हमें खाना मिलता है, लकड़ियां मिलती हैं, फाइबर मिलते हैं, डाइज मिलती हैं, दवाइयां मिलती हैं, ड्रग्स मिलती हैं, वो सब आ जाएगा। और नैरो में क्या आएगा, बायो प्रोस्पेक्टिंग आएगा। बायो प्रोस्पेक्टिंग वही होता है ना, मैंने बार बार एग्जांपल बताता हूं, मान लो साउथ अफ्रीका में ये प्लांट है ना, ये प्लांट है अजीब सा, साउथ अफ्रीका में है, और इसमें क्या प्रॉपर्टी है, ये कैंसर को ठीक कर सकता है। अब साउथ अफ्रीका है ना, अफ्रीका ही ले लो, अफ्रीका के जंगलों में है, तो अफ्रीका के जंगलों में ये प्लांट है, इसमें कैंसर को ठीक करने की प्रॉपर्टी है, बट वहां के लोग पढ़े लिखे नहीं है तो इनको इसकी पावर नहीं पता। तो इसी में यही बोला गया कि भाई जो यूजफुल है ह्यूमंस के लिए, है ना, उसका अच्छे तरीके से यूज लिया जाए, साइंस का यूज करके।
ठीक है, इस खिचड़ी को मिटा लेते हैं, बहुत ही गंदा लग रहा है ये प्लांट तो। ठीक है, अब देखो ब्रोड में क्या आएगा, ब्रोड की मैं ट्रिक बताता हूँ। P2 यानी P फॉर पोलिनेशन, P फॉर फोटोसिंथेसिस, ये मैं बताता हूँ। और ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट को हमने बोला था ना लंग्स ऑफ द प्लानिट, क्यों बोला था, क्योंकि टोटल ऑक्सीजन की 20% ऑक्सीजन अमेजोन रेन फॉरेस्ट से आती है। नेक्स्ट इथिकल में क्या आ जाएगा, इथिकल में ये नहीं आएगा, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। इथिकल में आएगा फॉर एग्जाम्पल आप हो, है ना, आपकी कोई है या आपका कोई है और आप प्लानिंग कर रहे हो फोन पे रात को बात करते हुए कि यार पोल्यूशन बहुत हो रहा है, तो हमें क्या है ना, नेचर पेड़ पौधों को बहुत काटा जा रहा है, तो हमें पेड़ पौधों को नेचर को बचाना चाहिए। हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, है ना, वो क्या करेंगे फिर, आने वाली पीढ़ी की अपने को टेंशन हो रही है ना, प्यार भी हो रहा है, टेंशन भी हो रही है। ठीक है, तो जरूर किया करो ये वाली टेंशन जब रात को आप बतियाते हो किसी से। ठीक है, तो नेक्स्ट है हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हमने ये तो देख लिया कि बायोडाइवर्सिटी है, अपने को इतना सारा फायदा हो रहा है, तो मतलब क्या है, सीधा सीधा भाई बचाना तो चाहिए। बचाना कैसे चाहिए, इन सिटू या एक्सिटू तरीके अपने पास होते हैं। इन सिटू यानी ऑन साइड, मतलब है ना, शेर जंगल में है और मैं जंगल में गया, मैंने वहीं पे चार दीवारी कर दिया, तार लगा दिया उसके अराउंड। एक्सिटू यानी ऑफ साइड, ऑफ साइड यानी मैं जंगल में गया, है ना, गाड़ी लेके गया और गाड़ी में शेर को बिठा लाया अपने साथ साइड वाली सीट पे, और मैंने आके दिल्ली चिड़ियाघर में उसको छोड़ दिया कि भाई तेरे को प्रोटेक्ट यहाँ पे करता हूँ, वहां तेरे को खतरा था। तो इन सिटू में क्या क्या आएंगे अपने पास, हॉटस्पॉट्स आएंगे, बायोस्फीयर रिजर्व आएंगे, नेशनल पार्क आएंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आएंगी, सेक्रेड ग्रुप्स आएंगे। अब यहाँ पे इनके नंबर आपको हर हाल में याद होने चाहिए। ये इंडिया की बात की गई है, भारत देश में कितने हॉटस्पॉट, 3 है, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 14 है, नेशनल पार्क 90 है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, 448 है। ठीक है, अब सेक्रेड ग्रुप्स के बारे में मैं आगे बताऊंगा क्या होते हैं, टेंशन मत लीजिए। अब देखो हॉटस्पॉट की बात की गई है, हॉटस्पॉट इतने जरूरी क्यों होते हैं। देखो पूरी दुनिया की बात की गई है कि हॉटस्पॉट 25 होते थे, 25 होते थे, अब बढ़ के कितने 34 हो चुके हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में हॉटस्पॉट 3 है। कौन से 3 है, इंडो बर्मा, हिमालय एंड वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। अब हॉटस्पॉट की खास बात क्या होती है, यहाँ पे स्पीसी रिचनेस मतलब बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है और हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। एंडेमिज्म का मतलब है फॉर एग्जाम्पल राहुल जो है वो कानपुर में ही पाया जाता है, या प्रियंका जो है वो भोपाल में ही पाई जाती है, ये होती है एंडेमिज्म। ठीक है, अब हॉटस्पॉट की खास बात क्या है, जो एरिया कवरेज है ना, ये सिर्फ 2% एरिया लेते हैं, ये सिर्फ दुनिया का 2% एरिया लेते हैं, बट स्पीशी रिचनेस इनकी बहुत ज्यादा है। तो क्या बोला गया है, अगर हॉटस्पॉट को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए तो जो ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शन है उसको ये 30% तक रोक सकते हैं। ये कुछ नेशनल पार्क कहाँ पे है ये याद रख लेना, है ना, जैसे ये कई बार पूछ ले जाते हैं यार, इंपॉर्टेंट वाले, इसलिए मैंने लिखे हैं। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, असम में है, और किस लिए फेमस है, ये राइनोसोरस के लिए। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, टाइगर के लिए फेमस है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, लोयन के लिए फेमस है। सेक्रेड ग्रुप्स की बात करें, है ना, ये क्या है, एक तरीके से ऐसे बोला जाता है, मान लो ये गांव है, और ये गांव जंगल के अंदर है, ये गांव पूरा जंगल के अंदर है, और जंगल के अंदर कुछ भी हो सकता है, मंदिर हो सकता है, मस्जिद, गुरुद्वारा, है ना, या चर्च, कुछ भी हो सकता है। अब वहां के लोकल लोग मान रहे हैं कि ये जो जंगल है ना, ये भगवान से जुड़ा हुआ है, ये नेचर भगवान से जुड़ा हुआ है। अगर हम जंगल काटेंगे तो क्या है, भगवान हमसे, है ना, भगवान अल्लाह ईश्वर हमसे नाराज हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है, फिर उन जंगलों को लोग नहीं काटते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे है, खासी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, सरगुजा, चंदा एंड ऑफ मध्य प्रदेश, फॉरेस्ट ऑफ मेघालय। एक्सिटू कंजर्वेशन की बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा, जूलॉजिकल पार्क आएंगे, बोटेनिकल गार्डन आएंगे, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, सीड बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक इसमें आएगी। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में ये दो चीजें आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि एनसीईआरटी में साफ साफ लिखी गई है। अर्थ समिट कब हुआ था, 1992 में, वर्ल्ड समिट 2002 में, और क्या है, ये कहां पे हुआ था, अर्थ समिट कब हुआ था, रियो डी जेनेरियो में, है ना, कहां, ब्राजील में। रियो कहां पे है, ब्राजील में है, सबको पता होना चाहिए। जोहान्सबर्ग कहां पे है, साउथ अफ्रीका में, तो ये जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर बड़ा ही प्यार से खत्म किया। में हम जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है इकोसिस्टम। आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इकोसिस्टम होता क्या है। तो इकोसिस्टम नेचर की फंक्शनल यूनिट होती है। और क्या है, इकोसिस्टम ऐसी जगह का नाम है जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ क्या है, इंटरेक्ट करते हैं। अब इकोसिस्टम दोस्तों टेरेस्ट्रियल यानी जमीन पर भी हो सकता है, एक्वाटिक यानी अब पानी पर भी हो सकता है। जमीन पर जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, और एक्वाटिक यानी
पानी पर क्या होगा आपको पता ही है, पौंड यानी तालाब, लेक यानी झील हो गई, रिवर यानी नदियां, वेटलैंड यानी है ना वेट मतलब गीला, आपको पता ही है। नेक्स्ट है मैन मेड इकोसिस्टम यानी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी हो सकते हैं, जैसे कि क्रॉप फील्ड यानी खेत। अब खेत इंसान ही बनाता है, नेचुरल नहीं होते हैं। एक्वारियम हो गया है ना, आप अपने घर में मछलियों का एक्वारियम आपका है तो वो मैन मेड है। नेक्स्ट हम स्ट्रेटिफिकेशन की बात करने वाले हैं। स्ट्रेटिफिकेशन को आसान भाषा में समझते हैं। देखिए मान लो ये कोई जंगल है, अब जंगल में जाहिर सी बात है बहुत बड़े पेड़ भी होंगे और जाहिर सी बात है उससे थोड़े छोटे पेड़ भी होंगे और बिल्कुल भी छोटे छोटे पेड़ भी होंगे, ठीक है। अब इसी को हम स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं कि ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मानी ये छोटे छोटे पेड़ की हाइट इतनी है, ठीक है, इनकी हाइट इतनी है, उससे छोटे सबसे बड़े पेड़ है उनकी हाइट इतनी है, तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से जो है इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। वो ये ट्री माने सबसे ऊपर, श्रब यानी उससे छोटे, हर्ब ग्रास बिल्कुल ही नीचे है जो हाइट में, ठीक है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम क्या क्या होते हैं, तो इकोसिस्टम के 4 कंपोनेंट है, प्रोडक्टिविटी, डीकंपोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। और असल में इस पूरे चैप्टर में अपने को यही 4 चीजें पढ़नी होती है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं आखिरकार ये प्रोडक्टिविटी कैसे होती है। देखो जीपीपी यानी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये क्या है, देखो सनलाइट आई है और सनलाइट का यूज करके प्लांट्स ने क्या की है, फोटोसिंथेसिस की है, तो टोटल प्लांट्स ने जो टोटल खाना बनाया है उसको हम जीपीपी बोल रहे हैं। अब जाहिर सी बात है प्लांट ने वो खाना बनाया है तो प्लांट भी उसका कुछ ना कुछ पार्ट तो यूज करेगा, तो उस यूज को जो प्लांट ने अपने रेस्पिरेशन में यूज कर लिया उसको हम रेस्पिरेटरी लॉस बोल रहे हैं। और जो बाकी का बच गया वो किसके लिए अवेलेबल है, कंज्यूमर, यानी अगर कोई हिरण मान लो उस प्लांट को खाता है तो उसके लिए ये अवेलेबल है, जिसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोला जाता है। अब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसको मिली है, मान लो हिरण को मिली है। अब जाहिर सी बात है हिरण उसमें से कुछ तो खुद के लिए भी यूज करेगा, तभी तो उसने खाया है प्लांट को, खुद के लिए यूज कर ली, वो यूज्ड बाय कंज्यूमर होगी। और हिरण के पास यूज करके जो बच गई वो हो गई सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, जो किसके लिए अवेलेबल है ना, कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर के लिए है ना, सेकेंडरी कंज्यूमर जैसे कि अपना शेर हो गया, जो शेर हिरण को खाएगा। तो ये पूरा फ्लो है अपना, ठीक है। अब देखो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात की गई है, यहां पे ओशियन की प्रोडक्टिविटी दर्शाई गई है। कैसे दर्शाई गई है, देखो ओशियन जो है वो एरिया है ना, पूरी पृथ्वी अपनी ग्लोब का एरिया तो 70% ले रहे हैं, बट उनकी प्रोडक्टिविटी में परसेंटेज बहुत कम है, लगभग 33% ही है ना। 55 बिलियन टन है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना। टोटल कितनी है, टोटल 170 है, और टोटल में से सिर्फ है ना 170 में से 55 सिर्फ ओशियन के, और एरिया जितना इतना ज्यादा वो ले रहे हैं, तो बहुत ही गलत बात है, ओशियन से शिकायत अपने को करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखो डीकंपोजिशन में अपने को ये चीजें पढ़नी है, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। अब इसको कैसे पढ़ना है, कैसे कंफ्यूजन से बचना है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो इनका फ्लो अपने को याद होना चाहिए, तो उसकी मैट्रिक बताता हूं। देखो फलक तक जाना है हमें देखो हमें आसमान की ऊंचाइयां तो छूनी है ना, जाहिर सी बात है जिंदगी में कुछ तो बड़ा करना है, तो फलक तक, फलक यानी आसमान, फलक तक किसे जाना है भाई, हमें जाना है। तो FLCHM यानी सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन, फिर लीचिंग होगी, फिर कैटाबॉलिज्म, फिर ह्यूमिफिकेशन, फिर मिनरलाइजेशन। अब देखिए इनमें होता क्या क्या है, देखो ट्रिक बताता हूं आपको, ट्रिक बताता हूं। जहां पे बैक्टीरिया या फंजाई के एंजाइम्स आ जाएं, जहां भी बैक्टीरिया या फंजाई लिखा आ जाए वो कौन सा स्टेप है, कैटाबॉलिज्म है, पहली बात है, ठीक है। और क्या है, देखो फ्रेगमेंटेशन तो नाम से ही पता लग रहा है, मतलब फ्रेगमेंट यानी स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ दिया है, स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ दिया है। किसको, डेट्राइटस को। डेट्राइटस क्या होता है, देखो मान लो कोई प्लांट है या फिर ये कोई एनिमल है, तो कभी ना कभी तो इनकी डेथ हो जाएगी, तो डेथ होगी तो कहां पे गिरेंगे, जमीन पे गिरेंगे, उसी को डेट्राइटस बोलते हैं। फिर अर्थवॉर्म ETC, इसको क्या है, स्मॉलर पार्टिकल में फ्रेगमेंट्स में तोड़ देंगे, तो यही अपनी फ्रेगमेंटेशन होती है। तो 2 स्टेप क्लियर है। ह्यूमिफिकेशन नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि इसमें ह्यूमस की क्या हो रही है, एक्यूमुलेशन हो रही है। अब ह्यूमस क्या है, डार्क कलर का अमोर्फस सब्सटेंस है, जो कि हाईली रेजिस्टेंस है, माइक्रोबियल है ना, माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए हाईली रेजिस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट मिनरलाइजेशन, देखो मिनरलाइजेशन तो नाम से ही पता लग रहा है, जो मिनरल्स है, मिनरल्स यानी जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है ना, वो रिलीज हो चुके हैं। अब बच्चा एक लीचिंग में सिर्फ ये याद रखना है आपको, देखो इस तरीके से याद रखना, एनसीईआरटी की लाइन है कि प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सोर्ट, ये अपनी पहली लाइन याद रखिए। अब क्या प्रेसिपिटेट हुए हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो इनटू है ना, गो डाउन इनटू सोइल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सोर्ट। तो एक एक है ना, एक एक पॉइंट से अपने को सारे स्टेप ये याद हो जाने चाहिए। अब देखो ये पॉइंट क्या बोलता है, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, मतलब सूरज से जो रोशनी टोटल आई है ना, सोलर रेडिएशन जो आई है उसकी 50% से भी कम क्या होती है, पार होती है। पार यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन।
रेडिएशन। अब पार की अगर आपको है ना वेवलेंथ पूछ ली जाए तो इसकी होती है 400 से लेकर 700 नैनोमीटर। मतलब ये लाइट है जो प्लांट कैप्चर कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। बट इसका भी टोटल यूज नहीं करते हैं, प्लांट सिर्फ 2 टू है ना पार का प्लांट सिर्फ 2 to 10% यूज करते हैं, बाकी ऐसे ही रहती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रोड्यूसर। देखो प्रोड्यूसर तो आपको ना नाम से ही पता लग जाएगा, प्रोड्यूसर कौन होते हैं, है ना, प्राइमरी प्रोड्यूस करने वाले, है ना। अब वो कहां से प्रोड्यूस करेंगे, मान लो ये सन है तो सनलाइट आएगी, है ना, ये सन है, सनलाइट आएगी और पेड़ पौधे उससे क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे और वो प्रोड्यूसर है। और उनको ऑटोट्रोफ भी आप बोल सकते हो, ऑटोट्रोफ यानी अपना खाना खुद बनाने वाले सनलाइट का यूज करके। इनको कन्वर्टर्स या ट्रांसड्यूसर भी बोला जा सकता है। कन्वर्टर कैसे, देखो सोलर एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी जैसे कि एटीपी हो गया, है ना, उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। अब एक्वाटिक इकोसिस्टम में लिखा गया है एनसीईआरटी में कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में मेजर ऑटोट्रोफ कौन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स मेजर ऑटोट्रोफ्स होते हैं एक्वाटिक यानी पानी वाले में, समुद्र वमुद्र में। ठीक है, नेक्स्ट हम कंज्यूमर की बात करने वाले हैं। ये जो इस तरीके से लिखा हुआ है इस तरीके से मत याद रखना, बस कंज्यूमर में आप याद रखना, है ना, डीकंपोजर को अलग से पढ़ना है, कंज्यूमर को आप याद रखना मोस्टली एनिमल्स। कंज्यूमर क्या होंगे, या तो प्लांट्स को खाएंगे, है ना, प्लांट्स को खाएंगे तो वो हो जाएंगे हर्बीवोर हो जाएंगे, और या एनिमल्स को खा जाएंगे वो कार्निवोर हो जाएंगे। देखो डीकंपोजर के बारे में बात करते हैं। डीकंपोजर में क्या आते हैं, अपने बैक्टीरिया और फंजाई इस तरीके की चीजें आती है, ठीक है, बैक्टीरिया फंजाई। अब ये करते क्या है, मान लो जिस भी चीज को डीकंपोज करना है उसके ऊपर एंजाइम रिलीज कर देंगे। अब एंजाइम रिलीज करने से क्या है, उसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस में डीकंपोज कर देंगे, है ना, फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे उसको अब्सॉर्ब कर लेंगे, इसको ओस्मोट्रोफी बोलते हैं। ठीक है, अब ये बात कर रहे हैं, देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी अपने प्लांट्स हो जाएंगे, पेड़ पौधे हो जाएंगे। प्राइमरी कंज्यूमर यानी जो पेड़ पौधों को खाएंगे, है ना, पेड़ पौधों को कौन खाएंगे, मान लो हिरण ने खा लिया या और भी कुछ, है ना। सेकेंडरी कंज्यूमर यानी जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा, और टर्शरी कंज्यूमर यानी जो इसको भी खा जाएगा, है ना। एक तरीके से वही चल रहा है अपना, है ना। प्लांट्स हो गए, हर्बीवोर यानी हर्बीवोर जो प्लांट्स को खाएंगे, कार्निवोर यानी जो एनिमल्स को खाएंगे। टॉप कार्निवोर क्या होता है, टॉप कार्निवोर मतलब भाई इस कार्निवोर को कोई नहीं खा सकता, जैसे शेर है, अब शेर को ऊपर कोई नहीं खा सकता, है ना। ये ट्रॉफिक लेवल है T1 T2 T3 और T4, है ना। यही अपनी फूड चेन बन जाती है, यही क्या बन जाती है, यही तो है अपनी फूड चेन, यही तो है अपनी फूड चेन। अब यहाँ पे कुछ चीजें आप ध्यान रखना, देखो फूड चेन के अंदर जो एनर्जी है किस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे जा रही है ना, प्लांट्स से इस टॉप कार्निवोर की तरफ जा रही है। मतलब फूड चेन के अंदर एनर्जी का फ्लो कैसा है, ओनली यूनिडायरेक्शनल है, ये वाला फ्लो नीचे की तरफ नहीं हो सकता, है ना। अब शेर को, है ना, हिरण शेर को नहीं खा सकता ना, शेर हिरण को खा सकता है, सिंपल सी बात है। और क्या चीज हमें ध्यान रखनी है, 10% का लो याद रखना है, 10% का लो। वो लो क्या बोलता है, मान लो इसके पास एनर्जी थी 1000 जूल थी, तो इसकी 10% ही आगे पहुंचेगी। 10% निकाल दोगे तो कितनी हो जाएगी, 10%, है ना, इसकी 10% कर दो, गुना 10/100 और ये कट जाएगा, इसके पास सिर्फ 100 पहुंचेगी, तो इसकी 10% आगे पहुंचेगी 10 पहुंचेगी, इसकी 10% आगे पहुंचेगी सिर्फ 1 पहुंचेगी, है ना, इस तरीके से पहुंचेगी। तो यही बातें यहाँ पे लिखी गई है दोस्तों कि फूड चेन के अंदर एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, और जितनी छोटी फूड चेन होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। जाहिर सी बात है, देखो अगर ये फूड चेन मान लो इतनी सी होती, सिर्फ दो ट्रॉफिक लेवल होते तो एनर्जी कितनी होती, 100 जूल, बट ये 4 ट्रॉफिक लेवल पे है तो 1 जूल होगी। तो जितनी छोटी फूड चेन होगी उतनी क्या है, एनर्जी ज्यादा होगी। 10% का लो हम देख चुके हैं। और डीकंपोजर यानी बैक्टीरिया फंजाई को फूड चेन में इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि उनका भाई साहब नंबर ही इतना ज्यादा होता है ना, उनका कोई हिसाब ही नहीं बनेगा अपना, है ना। नेक्स्ट हम फूड वेब की बात करने वाले हैं। देखो ये हमने देखी, ये क्या थी, फूड चेन थी, ये फूड चेन थी। अब यहाँ पे फूड वेब क्या होती है, वेब का मतलब क्या होता है, जाल। अब एक से ज्यादा फूड चेन जब प्रेजेंट हो, एक से ज्यादा या 2 से ज्यादा बोल लो, है ना, क्या है वो बना देंगी फिर फूड वेब यानी जाल बन जाएगा। मान लो ये एक फूड चेन है, ये दूसरी फूड चेन है, तीसरी फूड चेन, ये चौथी फूड चेन, ये 5 6 7 इस तरीके से जाल बन जाएगा। और ये जाल जितना कॉम्प्लेक्स होगा, मैंने क्या बोला, ये जाल जो है फूड वेब जो बनेगा जितना कॉम्प्लेक्स होगा, स्टेबिलिटी और परमानेंट, है ना, उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, परमानेंट। नेक्स्ट हम पिरामिड्स की बात करने वाले हैं। पिरामिड्स की मैं एनसीईआरटी के पिरामिड्स की मैं सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। अगर खाली ये वाला पिरामिड ऑफ बायोमास कहां पे, एक्वाटिक इकोसिस्टम में, खाली इसको छोड़ दें अगर, तो सारे कैसे हैं, बिल्कुल सीधे हैं, सारे अपराइट हैं। ये भी अपराइट है, ये भी अपराइट है, मैंने बोला ये एक एक्सेप्शन है, ये क्या है, इन्वर्टेड है, उल्टा है, और ये भी अपराइट है। ये है अपनी ट्रिक एनसीईआरटी के पिरामिड्स की। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टैंडिंग क्रॉप। देखो स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है, उस पर्टिकुलर एरिया में, मान लो आपके सामने कोई खेत दिख रहा है, तो उस खेत में लिविंग बायोमास कितना है वो होता है स्टैंडिंग क्रॉप। और स्टैंडिंग
करेस्पॉन्डिंग स्टेट क्या होती है कि वहां पे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कितने हैं, जैसे कि कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस, कैल्शियम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करने वाले हैं। सक्सेशन क्या होता है, मैं सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूं। मान लो ये एक बंजर इलाका है, यहां पर आज तक, है ना, मान लो आज तक कोई भी स्पीशी नहीं थी, ना प्लांट की ना एनिमल की। ठीक है, अब बंजर इलाका है, मान लो यहाँ पे ये पहली स्पीशी आ गई, पहली स्पीशी आ गई। ठीक है, अब इससे मॉडिफाई होके, इवोल्यूशन होके, मान लो 50 साल में ये बन गई, इससे मॉडिफाई होके ये बन गई, इससे मॉडिफाई होके ये बन गई, इससे मॉडिफाई होके ये बन गई। अब फाइनल ये जो मैक्सिमम मॉडिफिकेशन है ये अब स्टेबल हो गई, ये स्टेबल हो गई, और इस काम में कितने साल लग गए, मान लो 100 साल लग गए। तो यही अपना क्या होता है, सक्सेशन होता है कि बिल्कुल बंजर इलाके पे ऐसे ऐसे हो रहा है और फाइनली ये क्या है, स्टेबल हो चुकी है। अब यहां पे देखो ये स्पीशी जो है वो पहली बार आई थी, तो ये हो जाएगी पाइनर स्पीशी। पाइनर का मतलब ही होता है पहली बार आना, और ये है आखिरी में आई है। आखिरी को क्या बोलते हैं हम, क्लाइमेक्स बोलते हैं। मूवी का क्लाइमेक्स क्या होता है, आखिरी सीन, तो ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी हो जाएगी, ये पाइनर कम्युनिटी हो जाएगी। अब एक और बात यहीं पे बता देता हूं मैं आपको, ये तो मैंने बोला बंजर इलाके पे, ये मैंने बोला आपको कंडीशन बताई कहां पे, बंजर इलाके पे बताई। बट अगर ऐसा हो, मान लो यहाँ पे हरा भरा तो नहीं, लाल भरा जंगल था। ठीक है, लाल भरा जंगल था और यहाँ पे लगा दी किसी ने आग लगा दी, यहाँ पे किसी ने आग लगा दी और ये ऐसे तबाह हो गया, ये ऐसे तबाह हो गया। मतलब यहाँ पे पहले जंगल था और अब तबाह हो चुका है। अब ये दोबारा से जंगल बनने में जो टाइम लगेगा वो भी एक तरीके का सक्सेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरीके की चीजें देखी, एक तो बिल्कुल ही बंजर पे आए, है ना, सक्सेशन वो हो जाएगा प्राइमरी सक्सेशन, मतलब यहाँ पहले कुछ भी नहीं था। और एक मैंने अभी आपको बताया कि जंगल था, उसमें आग लगा दी, फिर वो तबाह हुआ, फिर दोबारा स्पीशी आई, फिर क्या है, दोबारा स्पीशी आई। ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सक्सेशन हो जाएगा। मतलब यहाँ पहले कुछ ना कुछ था। तो जाहिर सी बात है, आपसे कोई पूछ ले कि प्राइमरी तेज होगा या सेकेंडरी तेज होगा, तो जाहिर सी बात है सेकेंडरी तेज होगा, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट पहले कुछ तो था, प्राइमरी में तो बिल्कुल ही बंजर था। तो यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, वही है पाइनर स्पीशी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, है ना, क्या है वो, है ना, ये पॉइंट मैं अभी बताऊंगा। ये प्राइमरी वाला मैं आपको बता चुका हूँ, सेकेंडरी वाला मैं बता चुका हूँ ना, पहली बार आया, और सेकेंडरी मतलब है ना पहले वहां पे कुछ था। ये पॉइंट क्या बोलता है, देखो वो बोल रहे हैं हाइड्राक सक्सेशन, मतलब पानी वाली जगह पे, ज्यादा पानी वाली कंडीशन है, वेट एरिया है। जीराक मतलब ड्राई एरिया है ना। वो क्या बोल रहे हैं, चाहे आप ज्यादा पानी वाली कंडीशन से शुरू करो, चाहे आप कम वाली, है ना, कम पानी वाली कंडीशन से शुरू करो, अल्टीमेटली पहुंचना कहां पे है, मीडियम वाटर कंडीशन पे, है ना। ये हम पॉइंट कर ही चुके हैं। नेक्स्ट ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फाइटोप्लैंक्टन के बाद सबमर्ज्ड, फिर सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग, फिर रीड स्वैम्प, फिर मार्श मीडो, फिर स्क्रब सीड, फिर है फॉरेस्ट। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसको याद करने की मैं ट्रिक भी बताता हूं। देखो मैं एसएसटी एक सब्जेक्ट होता था ना, एसएसटी, है ना, अपना 5वीं 6ठी 7वीं में एसएसटी होता था, तो मैं उसमें कमजोर था। तो मेरा दोस्त मुझे प्रेफर करता है कि भाई एसएसटी ज्यादा पढ़ा कर, तो वो प्रेफर करता है कि एसएसटी ज्यादा पढ़ा कर। पी से बना फाइटोप्लैंक्टन, आर से अपना क्या बना, रूटेड सबमर्ज्ड, एफ से बना फ्री फ्लोटिंग, आर से अपना बना यहाँ रीड स्वैम्प, और एस से अपना यहाँ क्या बनेगा, एस से बनेगा सेज का मतलब होता है ये मार्श मीडो, और ये एस से स्क्रब बनेगा, और टी फॉर ट्री यानी फिर फॉरेस्ट अपना बन जाएगा। नेक्स्ट हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग या फिर बायोजियोकेमिकल साइकिल करने वाले हैं। इसमें गैसियस साइकिल भी हो सकती है, सेडिमेंट्री भी हो सकती है। गैसियस तो नाम से ही पता लग रहा है गैसेस होंगी, जैसे नाइट्रोजन तो आपको पता ही है ना, एनवायरमेंट में गैस के रूप में पाई जाते हैं, तो नाइट्रोजन साइकिल आ जाएगी। कार्बन साइकिल में CO2 होती है अपनी, तो ये भी गैस हो जाएगी। सेडिमेंट्री यानी नाम से पता लग रहा है, थोड़ी चट्टान जैसी फील आ रही है ना, सेडिमेंटेशन चट्टान जैसी है ना, फॉस्फोरस सल्फर, इस टाइप की साइकिल आ जाएंगी, है ना। तो गैसियस का रिजर्वोयर कहां, एटमॉस्फेयर में होता है, जाहिर सी बात है गैस है, और सेडिमेंट्री का अर्थ क्रस्ट में होता है, ये भी लॉजिकल बात यहाँ पे दिख रही है। कार्बन साइकिल में क्वेश्चन कहां से बनेंगे वो मैं बता रहा हूं। देखो क्या बोला गया है ड्राई वेट यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट, यानी अगर उसमें से पानी निकाल दें तो उसका क्या है 49% क्या होता है, उसकी बॉडी का कार्बन ही होता है, और 71% जो कार्बन है वो ओशियन में डिसॉल्व है। ये एक पॉइंट हो गया। एटमॉस्फेयर में सिर्फ 1% कार्बन होता है, बाकी इसमें से क्वेश्चन बनने लायक एक भी बात नहीं लिखी हुई, थ्योरेटिकल वही है ना 7वीं 8वीं का ज्ञान लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम फॉस्फोरस साइकिल में बात करें तो फॉस्फोरस में कुछ खास बात नहीं लिखी, वही लिखी हुई है कि फॉस्फोरस का काम क्या होता है, हड्डियों में, दांतों में, है ना, सेल्स में, वही बातें, और क्या है सेलुलर एनर्जी यानी एटीपी में, है ना, और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में तो होता ही है फॉस्फोलिपिड, तो वहां तो फॉस्फोरस होता ही है। तो वही बातें यहाँ थ्योरेटिकल सी बातें लिखी हुई है, ऐसा कुछ खास क्वेश्चन बनने वाले है ना, बात नजर नहीं आ रही। ये फॉस्फोरस साइकिल है भाई, वही साइकिल में हमेशा वही होता है, घुमा फिरा के आपने को वही चीज मिलेगी। देखो रॉक मिनरल के पास क्या था, फॉस्फोरस,
फोस्फोरस था। अब वो कहाँ पहुंच गया, सोयल सॉल्यूशन के पास। अब सोयल सॉल्यूशन यानी मिट्टी में पहुंच चुका है, तो मिट्टी से फोस्फोरस कौन लेगा, प्रोड्यूसर यानी अब प्लांट उठा लेंगे। अब प्लांट को कौन खा सकता है, कंज्यूमर यानी कोई एनिमल खा सकता है। और इस प्लांट की जब उम्र पूरी हो जाएगी तो ये एक दिन डेथ हो जाएगी, तो ये डेट्राइटस बन जाएगा। और जिस एनिमल ने इस प्लांट को खाया था उसकी भी तो उम्र पूरी हो जाएगी एक दिन, वो भी टपक जाएगा, वो भी डेट्राइटस बन जाएगा। तो डेट्राइटस से फिर से फोस्फोरस कहां, सोयल सॉल्यूशन में, और यही साइकिल चलती रहेगी। नेक्स्ट ये याद करना है, इकोसिस्टम सर्विस है ना, कि इकोसिस्टम से इतनी ज्यादा हम सर्विस ले रहे हैं नेचर से, तो उसके ऊपर प्राइस टैग लगाया है किसने, रोबर कोस्टेंजन ने, ठीक है। और कितना लगाया है कि 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर पर ईयर की इतनी सपोर्ट हम नेचर से ले रहे हैं। और टोटल कॉस्ट को उन्होंने परसेंटेज भी बांटी है कि 50% सोयल फॉर्मेशन के लिए, लेस देन 10% न्यूट्रिएंट साइक्लिंग या रिसाइक्लिंग के लिए, और 6% क्लाइमेट रेगुलेशन एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ के लिए। तो ये चैप्टर हमने बड़ी आसानी से कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर, जिसका क्या नाम है, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, है ना, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो सबसे पहले हमें दोस्तों इकोलॉजी की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, है ना। पूरी यूनिट का नाम ही इकोलॉजी होता है और हमें इकोलॉजी की डेफिनेशन ही नहीं पता है तो हम कैसे काम चलाएंगे, है ना। अब देखिए इकोलॉजी की मैं थ्योरी वाली डेफिनेशन नहीं बताता, मैं सीधा ना आपको सफेद जमीन पे ले आऊंगा और सफेद जमीन पे हम क्या बना लेंगे, एक जंगल बना लेंगे। अब जंगल है तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होंगे, पेड़ होंगे। ये ट्री है, ये भी एक ट्री है, ठीक है। तो ये इसमें पेड़ पौधे हैं, और पेड़ पौधे हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा, जंगल में कोई जानवर भी रहेगा। जानवर में हमारा खूंखार भेड़िया रहता है, भेड़िए की थोड़ी सी पूंछ निकाल देते हैं, ये अपना खूंखार भेड़िया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस जंगल में कुछ टेम्परेचर भी होगा, इस जंगल में कुछ टेम्परेचर भी होगा, इस जंगल में पानी वाटर भी होगा ना, वाटर की कोई कंडीशन होगी, इस जंगल में ह्यूमिडिटी होगी, इस जंगल में सोयल यानी मिट्टी भी होगी, ठीक है। और क्या है, इस जंगल में बाकी के एनिमल्स भी तो होंगे, अकेला भेड़िया थोड़ी रहेगा। भेड़िया नहीं यार, और कुछ ले लेते हैं, भेड़िया सूट नहीं कर रहा ना, भेड़िया नहीं, वो गिद्दड़ लेते हैं, गिद्दड़ वो होता है ना, वो लकड़बग्गा हाइना है, ये हाइना है, ठीक है। तो बाकी के एनिमल्स भी होंगे इस जंगल में, और क्या है, इस जंगल में प्लांट्स भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखने से ही पता लग रहा है कि ये मान लो अपना विक्टिम है, सस्पेक्ट है। तो सस्पेक्ट है जो, वो किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, एक तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट कर रहा है ना। देखो जैसे कि एनिमल है, जैसे कि प्लांट है, वो क्या हो गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ ये क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। पहली बात, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी बायोटिक। दूसरी बात यहां क्या दिखाई दे रही है कि ये नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है। नॉन लिविंग यानी ए बायोटिक, ठीक है। लिविंग कौन सी हो जाएंगी अपनी, बायोटिक। देखो बायो जो वर्ड होता है उसका मतलब ही क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बायोटिक, और दूसरी कौन सी हो जाएंगी, ए बायोटिक। दूसरी हो जाएंगी ए बायोटिक। बायोटिक में कैसे आ जाएंगे, अपने एनिमल्स आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे, ठीक है। और ए बायोटिक में जैसे कि टेम्परेचर है, नॉन लिविंग चीज है, ह्यूमिडिटी है, नॉन लिविंग है, वाटर क्या है अपना, वहां पे मान लो तालाब है, कोई नॉन लिविंग है, सॉइल मिट्टी है, वो नॉन लिविंग है, ठीक है। तो एक एनिमल या कोई भी ऑर्गेनिज्म बोल लो, है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है और ए बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं, इसी पढ़ाई को बोलते हैं इकोलॉजी, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है सिंपल सा है कि ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बना देते हैं, पॉपुलेशन बना देते हैं, पॉपुलेशन मिलके क्या बना देती है, कम्युनिटी बना देती है, और कम्युनिटीज मिलके क्या बना देती है, बायोम्स बना देती है। और इसमें फालतू का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब ये अपना एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो हर हाल में होना चाहिए। तो हर हाल में क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो इसको याद करने के लिए सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक क्या है, देखो ये अपनी क्या है, बारिश है, इस वाले एक्सिस पे अपनी क्या है, बारिश है, और इस वाले एक्सिस पे अपना क्या है, टेम्परेचर है। बात खत्म है, ये अपना याद हो चुका है। अब आप बोलोगे कि ऐसे कैसे याद हो चुका है, देखो सिंपल सी बात है, ये है आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। अब आर्कटिक रीजन में हमें पता है क्या पड़ती है, बर्फ पड़ती है, तो यानी बहुत कम टेम्परेचर होगा, -10 डिग्री तक, देख रहे हो। तो सबसे कम टेम्परेचर जिसमें पाया जाए वो हो गया अपना आर्कटिक। तो आर्कटिक यहाँ पे क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो डेजर्ट यानी, है ना, डेजर्ट यानी रेगिस्तान जो अपना होता है, ठीक है। अब डेजर्ट में टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है और बारिश भी सबसे कम होती है, ठीक है। तो सबसे कम बारिश, देखो ये ग्राफ है बारिश वाला, तो सबसे कम बारिश जिसमें पाई जाए वो हो गया अपना डेजर्ट हो गया, ये भी क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, हमें पता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बारिश जो होती है सबसे ज्यादा होती है। तो इस पूरे ग्राफ में सबसे ज्यादा बारिश किसमें दिखाई दे रही है अपने को, ट्रॉपिकल में दिखाई दे रही है।
ठीक है, इनकी कंपैरिजन में बता रहे हैं कि ट्रॉपिकल में सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो सबसे ज्यादा बारिश वाला देख लो यहां तक पहुंच चुका है, बाकी तो पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखो ट्रॉपिकल और टेम्परेट को हम साथ में पढ़ते हैं हमेशा ना, कंपैरिजन भी करते हैं तो कैसे करते हैं, ट्रॉपिकल वर्सेस टेम्परेट। तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट भाई भाई हैं, दोनों बिछड़े हुए भाई भाई हैं, तो इनको साथ में रखना है, मतलब एक दूसरे से टच हो रहे हैं। तो ट्रॉपिकल के साथ ही कौन सा आएगा, टेम्परेट आएगा, तो टेम्परेट भी हो गया। ठीक है, अब बचा क्या, कोनिफेरस बचा। अब देखो टेम्परेचर की बात करें तो देखो सबसे कम टेम्परेचर किसका है, जाहिर सी बात है ये है अपना आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा का है, और उसके बाद सेकंड ला है ना, अगर हम बोले कि सेकंड सबसे कम टेम्परेचर सेकंड नंबर पे किसका है, तो अपने कोनिफेरस का है, देख लो 0 डिग्री पे आ रहे हैं। और कोनिफेरस अपने कोनिफेरस में कौन से आते हैं, अपनी मेनली जिम्नोस्पर्म, जो पहाड़ों में होते हैं ना, ऊपर पहाड़ों में जाओगे, हिमालय में जाओगे, तो वो जो कोनिफेरस फॉरेस्ट है ना, वहां पे पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है हिमालय में पहाड़ों में होंगे तो वहां पे भी कम टेम्परेचर होगा, तो दूसरे नंबर पे कम टेम्परेचर वाले हो जाएंगे कॉनिफेरस हो जाएंगे। ठीक है, अब बचा कौन सा, ग्रासलैंड बचा, तो जो बच गया वो ऑटोमेटिकली ग्रासलैंड हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब बात करते हैं नीश की, बात करते हैं फिर से, वो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका मन करे तो पढ़ लेना, पर मैं आपको बता देता हूं। मान लो ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, और यहाँ पे ये काम करता है केवी एजुकेशन, नहीं केवी एजुकेशन किसी का नाम कैसे हो सकता है, तो इसका नाम केवी है, और इस मल्टीनेशनल कंपनी में इसका बहुत खतरनाक रोल है, मतलब बहुत बड़ी हस्ती है। ठीक है, तो इस इंसान का इस पूरी कंपनी में क्या रोल है, क्या व्यवसाय है, इसका क्या फंक्शन है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, नीश बोलते हैं। ठीक है, नीश क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म का उस पूरे बायोम के अंदर, ठीक है, यहां पे तो हम इकोलॉजी की बात करेंगे ना, ऑफिस की बात थोड़ी करेंगे, तो एक किसी ऑर्गेनिज्म का पूरे बायोम के अंदर क्या रोल है, क्या फंक्शन है, वही है ना, क्या व्यवसाय है, वही उसका नीश होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मेजर एबायोटिक फैक्टर। देखो हमने बात की थी कि 2 टाइप के फैक्टर होंगे, एक तो दूसरे क्या होंगे, यहां पे कहां गया वो अपना डायग्राम यार, ये वाला डायग्राम, यहां पे मैंने क्या बात की थी कि बायोटिक फैक्टर होंगे और एबायोटिक फैक्टर होंगे, तो हम बात करने जा रहे हैं एबायोटिक फैक्टर की बात करने जा रहे हैं। तो एबायोटिक फैक्टर में अपना क्या क्या आएगा, मेनली क्या क्या आएगा, टेम्परेचर आएगा, वाटर आएगा, लाइट एंड सोइल, पूरे तरीके से एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक है, कौन सा है, टेम्परेचर है, वाटर है, लाइट है, सोइल है, सब क्या है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग यानी एबायोटिक है, एबायोटिक। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्योंकि अपने को तो मतलब किससे होता है, सिर्फ क्वेश्चन से मतलब होता है ना। सबसे पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन चारों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रेलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर कौन सा है, एक बार फिर से क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आपसे पूछ लिया जाए तो उसका आंसर क्या जाएगा, टेम्परेचर जाएगा। पहले ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर कौन सा है, टेम्परेचर है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं यूरी थर्मल एंड स्टीनोथर्मल की। देखो यूरी मतलब होता है वाइड रेंज, और स्टीनो मतलब होता है नैरो रेंज। यूरी मतलब वाइड रेंज, स्टीनो मतलब नैरो रेंज। थर्मल यानी टेम्परेचर के रिलेटेड बात की गई है, थर्मल यानी टेम्परेचर के रिलेटेड बात की गई है। अब यूरी थर्मल यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल कि 10 डिग्री सेल्सियस से लेके ये 50 डिग्री सेल्सियस तक झेल पाएंगे, इतना वाइड रेंज। और स्टीनोथर्मल की बात करें तो ये सिर्फ 5 से 7 डिग्री सेल्सियस पर रह पाएंगे, इससे कम हुआ तब भी गड़बड़ है, इससे ज्यादा हुआ तब भी गड़बड़ है। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं। देखो जो बढ़िया फीचर होते हैं ना, जो खास फीचर होते हैं, वो कम है ना, कम क्वांटिटी में पाए जाएंगे, है ना। हमेशा ये रूल आप देख लेना, क्योंकि अच्छी चीजें हैं, जो सुपीरियर चीजें हैं, वो सब नहीं ले पाते। फॉर एग्जाम्पल एसी है ना, या फॉर एग्जाम्पल IITN बनना है या डॉक्टर बनना है, तो वो सब नहीं बन पाते। जो सुपीरियर चीजें हैं वो बहुत कम लोग कर पाते हैं, और जो नॉर्मल सी चीजें हैं वो सब ही कर लेंगे, उसमें तो कुछ खास बात है ही नहीं। तो ये रूल याद करना है। ठीक है, अब ये कुछ टेम्परेचर हैं जो अपनी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं कि पोलर एरिया पे तो अपनी बर्फ होती है कि वहां 0 से भी नीचे टेम्परेचर होता है, हमें पता है। ट्रॉपिकल डेजर्ट में कितना है, मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है ट्रॉपिकल डेजर्ट में। ठीक है, और क्या है, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, देख लो कितना ज्यादा टेम्परेचर। ये कहां पे चला जाता है, थर्मल स्प्रिंग्स में, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में। ठीक है, ये एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेचर के बाद कौन सा अपना फैक्टर है, वाटर की हम बात करते हैं। वाटर के बारे में लिखा हुआ है अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर। जहां पे अनदर वर्ड आ गया मतलब इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर मोस्ट ये होता, जैसे टेम्परेचर में लिखा हुआ था मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर, तो क्वेश्चन बनता, तो अनदर से क्वेश्चन नहीं बनेगा। लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर, 5वीं क्लास की बात है, क्वेश्चन नहीं बनेगा। लाइफ इज अनस्टेनेबल, है ना, अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर, इससे भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, 5वीं क्लास की बात है ना। जल ही जीवन है, वही तो बातें लिखी हुई है। ठीक है, अब यहां पे कुछ अच्छी बातें आ गई हैं। देखो मान लो ये समुंदर है, समुंदर है, और समुंदर में क्या रह रही है, मान लो मछली रह रही है। ठीक है,
अब आप बोलोगे कि यार इसके पास तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, है ना, मछली है, समुद्र में रह रही है, वहां पे तो पानी ही पानी है, तो मछली के पास तो पानी की कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। बट ये बात पूरे तरीके से गलत है। जो पानी की केमिकल कॉम्पोजिशन है, पीएच है, वो भी मैटर करती है, वो भी मैटर करती है। जैसे कि समुद्र का पानी हम नॉर्मली नहीं पी सकते क्योंकि बहुत ज्यादा सॉल्टी और उसका सब कुछ गड़बड़ होता है। तो यही बातें की गई हैं। देखो यहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन बताई गई है कि लेस देन 5 पीपीटी, पीपीटी यानी पार्ट्स पर 1000, ठीक है। तो क्या है, लेस देन 5 पीपीटी कहाँ, इनलैंड वाटर का, और 30 to 35 पीपीटी कहाँ, सी का होता है, और मोर देन 100 पीपीटी हाइपर सलाइन लगून। देखो हाइपर मतलब ज्यादा, सलाइन मतलब नमक, और लगून मतलब लगून वो पानी की जो भी बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन होती है। देखो ये मैं फिर से बता दूं कि ये एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, तो हर हाल में आपके दिमाग में ये फिट होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आया यूरी हेलाइन, स्टीनो हेलाइन। देखो जैसे हमने यहाँ पे बात की थी, क्या यूरी थर्मल एंड स्टीनो थर्मल बिल्कुल सेम वैसे ही है, यूरी हेलाइन, स्टीनो हेलाइन। यूरी का मतलब वाइड रेंज, स्टीनो का मतलब नैरो रेंज, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी यानी सॉइल कंसंट्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं, और ये नैरो रेंज ऑफ सॉइल कंसंट्रेशन को ही, है ना, उसमें ही रह पाते हैं, और ये वाइड रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना फैक्टर है लाइट, है ना। लाइट में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे याद करने जैसा कुछ नहीं है, फोटोसिंथेसिस, डायरनल, फोटोपीरियोडिक, यहाँ पे मत पढ़ो, ये प्लांट फिजियो में आ जाएगा, और ऐसा कुछ है भी नहीं इसमें। नेक्स्ट हम सोयल की बात करते हैं, तो सोयल से ऐसा खास तो क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि देखो सोयल कैरेक्टरिस्टिक है, जो सोयल की कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि कॉम्पोजिशन है, ग्रेन साइज कितना है, एग्रीगेशन कितना है, तो वही डिसाइड करेंगे कि सोयल की क्वालिटी क्या है, कि कितना पानी वो होल्ड कर सकती है, ठीक है। और सोयल कैरेक्टरिस्टिक अलोंग विद पैरामीटर सच एज पीएच, टोपोग्राफी, मिनरल कॉम्पोजिशन, मतलब वो क्या बताने जा रहे हैं कि किसी जगह की मिट्टी कैसी है। फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक स्टेट की, ये अपना एक स्टेट है, और ये अपना दूसरा स्टेट है। तो एक स्टेट में मान लो मिट्टी कुछ ऐसी है, एक स्टेट में मान लो मिट्टी कुछ ऐसी है, और दूसरे स्टेट में मिट्टी कुछ ऐसी है। तो यहाँ पे मिट्टी अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो पेड़ पौधे उगेंगे वो अलग होंगे, और यहाँ पे जो पेड़ पौधे उगेंगे वो अलग टाइप के होंगे, है ना। तो ये सोयल की कैरेक्टरिस्टिक जो है, जैसे कि पीएच है, मिनरल कॉम्पोजिशन, टोपोग्राफी, वो ही डिसाइड करेंगे कि उस एरिया में कैसी वेजिटेशन पाई जाएगी, इस तरीके के पेड़ पौधे, ठीक है। अब ये एक्वाटिक एनवायरनमेंट की बात की गई है कि सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करेगी टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल कैसे पाए जाएंगे, ठीक है। देखो बेंथिक एनिमल क्या होते हैं, बेंथिक एनिमल क्या होते हैं, मान लो ये अपना समुंदर है, तो समुंदर की बिल्कुल तली में जाहिर सी बात है कुछ तो मिट्टी पाई जाएगी ना, कुछ तो मिट्टी पाई जाएगी। तो समुंदर की तली में जो मिट्टी है, सॉयल है, उसमें जो एनिमल पाए जाते हैं वो होते हैं बेंथिक एनिमल। ये बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो किस टाइप की मिट्टी पाई जाएगी, उस हिसाब से वहां पे एनिमल्स पाए जाएंगे। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। यहां पे अपने को 4 चीजें पढ़नी है, रेगुलेट, कंफर्म, माइग्रेट, सस्पेंड, ठीक है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन लोकलाइज्ड है या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, लोकलाइज्ड है या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, तो ये दोनों का इस्तेमाल होगा, वरना ये अपने नेचुरल ये वाले तो है ही। और ग्राफ की बात की जाए, ये अपना एनसीईआरटी का ग्राफ है कि इंटरनल लेवल और एक्सटर्नल लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे देखने से ही पता लग रहा है कि रेगुलेटर्स कौन से हैं, रेगुलेटर्स कौन से हैं, कि उनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का फर्क ही नहीं पड़ रहा, चेंज हो या ना हो, इनका इंटरनल लेवल जो है वो हमेशा सेम रहेगा। जबकि कन्फर्मर की बात करें, कन्फर्मर की बात करें, तो जैसे जैसे एक्सटर्नल चेंज हुआ वैसे वैसे इनका इंटरनल चेंज होता गया। पार्शियल रेगुलेटर तो ना, पार्शियल हाफ से नाम से पता लग जाएगा, आधा ऐसा आधा ऐसा, सिंपल है, ठीक है। और पार्शियल रेगुलेटर के बारे में यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ है, बस ग्राफ में ही है, ठीक है। अब बात करते हैं हम रेगुलेटर्स क्या है, कन्फर्मर्स क्या है। रेगुलेटर क्या है, जिनका इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल के साथ चेंज नहीं हो रहा, मतलब ये अपना इंटरनल मेंटेन कर पा रहे हैं। जबकि जबकि कन्फर्मर का इंटरनल जो एनवायरनमेंट है एक्सटर्नल के साथ चेंज हो रहा है, मतलब ये मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, रेगुलेटर क्या होगा, कैन मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। और ये क्या है, कैन नॉट मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, है ना, जैसे बाहर का चेंज हुआ वैसे हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी एक बात याद करो, मैंने बोला था कि जो सुपीरियर चीजें होती है ना, देखो ये क्या है, सुपीरियर चीज है, जाहिर सी बात है कि अंदर का हमारा स्टेबल है। तो जो सुपीरियर चीजें होती हैं वो सब नहीं अफोर्ड कर पाते, वो कुछ लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे बात बताई गई कि 99% एनिमल्स एंड नियरली सारे प्लांट्स कैसे होंगे, कन्फर्मर्स होंगे। अब देख लो सिर्फ 1% एनिमल लगभग ऐसे बच गए, और कुछ इन्वर्टिब्रेट्स जो कि क्या है, अपने रेगुलेटर्स होंगे। और रेगुलेटर में जो आपको खास खास याद रखना है कि सारे बर्ड्स एंड सारे मैमल्स जो है वो रेगुलेटर्स होते हैं, और कुछ इनवर्टिब्रेट और कुछ लोअर वर्टिब्रेट होते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि ऑल बर्ड्स एंड ऑल मैमल्स आर रेगुलेटर, है ना। 99% वही बात है, जैसे फॉर एग्जांपल गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में अपने ही देश में देख लो आप कितने लोगों के घरों में एसी है, सब नहीं लगवा सकते, है ना। 99% नहीं लगवा सकते, 1% जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो लगवा लेते हैं,
ठीक है। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं किसकी, माइग्रेशन की बात हम करते हैं। देखो माइग्रेशन क्या है, देखो मैंने क्या बोला था कि अगर अगर प्रॉब्लम जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है वो लोकलाइज्ड है या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है तो किसका इस्तेमाल होगा, माइग्रेशन का और सस्पेंशन का। तो माइग्रेशन तो नाम से ही पता लग रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, देखो रेगुलेटर है, अभी उन्होंने बोला कि ये मेंटेन करते हैं कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, है ना। अब ये होता कैसे है, फॉर एग्जांपल गर्मी पड़ रही है, फॉर एग्जांपल ये गर्मी का निशान दिखा देता हूं मैं कि सूरज की बहुत धूप है, गर्मी पड़ रही है। अब गर्मी में हमारी बॉडी क्या करती है ना, हमारी बॉडी क्या करती है, पसीना, है ना, स्वेटिंग करती है, तो उससे क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है ना। अब मान लो सर्दी पड़ रही है, तो सर्दी में क्या होती है, हमारी शिवरिंग, है ना, हमारी बॉडी क्या है, बहुत ठंड लगती है तो कांपना शुरू कर देती है, तो कांपने से क्या है, बॉडी की एक तरीके की एक्सरसाइज है, तो हीट जनरेट होती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन तो नाम से ही है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। फॉर एग्जांपल मान लो मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो मैं कहां चला जाऊंगा कि इतने दिल्ली में गर्मी पड़ रही है, मैं शिमला में चला जाता हूं, तो वही बात है। और इसका एक स्टैंडर्ड एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है किसका, कि माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम साइबेरिया एंड अदर कोल्ड रीजन कम्स टू कियोलाडो नेशनल पार्क भरतपुर, ठीक है। कहाँ पे आते हैं, साइबेरिया से कहाँ पे आते हैं, कियोलाडो नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है, भरतपुर में है, राजस्थान में। अब नेक्स्ट है सस्पेंशन, ठीक है। तो सस्पेंशन में अपने पास तीन चीजें आएंगी, एक हाइबरनेशन, एक एस्टिवेशन, एक डायपोज, ठीक है। देखो हाइबरनेशन क्या होती है, विंटर स्लीप, हाइबरनेशन क्या होती है, विंटर स्लीप, और एस्टिवेशन क्या होती है, समर स्लीप। और हाइबरनेशन का एग्जांपल आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्या, बियर्स। और एस्टिवेशन का एनसीईआरटी का एग्जांपल क्या है, सम स्नेल्स एंड फिशेस, सम स्नेल्स एंड फिशेस, ठीक है। और डायपोज क्या होता है, स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, क्या है, स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या दिया हुआ है, जू प्लैंक्टन। एग्जांपल याद रखना, एनसीईआरटी में हाइबरनेशन का एग्जांपल है बियर्स, और एस्टिवेशन का है सम स्नेल्स एंड फिश, और डायपोज का एग्जांपल क्या है, जू प्लैंक्टन। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं अडेप्टेशन के बारे में। देखो ये क्या होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। मान लो आप डेजर्ट में जाते हो ना, आप रेगिस्तान में जाते हो, तो आप वहां पे देखोगे कि वहां पे डेजर्ट वाले प्लांट ही पाए जाते हैं। मतलब क्या है, उन प्लांट्स ने डेजर्ट में रहना सीख लिया है, डेजर्ट में रहने को उन्होंने अडेप्ट कर लिया है। ये इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखते हैं अपनी एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या क्या दिया हुआ है और अपने को, है ना, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या याद करना है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि कोल्डर क्लाइमेट के जो मैमल होते हैं, मतलब ठंडे इलाके के जो मैमल्स होते हैं, उनके जो कान, ईयर्स हैं और लिम्स हैं, उनके छोटे साइज के होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, ताकि क्या है बॉडी की एक्सट्रीमिटी से क्या है, हीट का लॉस ना हो पाए। और इस रूल को हम क्या बोलते हैं, एलन रूल बोलते हैं। और अक्सर मैं और मेरी तन्हाई ये सोचा करते हैं कि एलन का नाम यहां से आया था क्या, पता नहीं, पर मेरे दिमाग में ऐसे आता है थोड़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट है एल्टीट्यूड सिकनेस। ये क्या है, देखो एल्टीट्यूड मतलब हाइट पे जाना, सिकनेस मतलब गड़बड़ी हो रही है, मतलब हाइट पे जाने से गड़बड़ी हो रही है। हाइट यानी ऐसा नहीं है कि आप 5वीं मंजिल पे चढ़ जाओ, पहाड़ों की बात हो रही है। तो आप जब ऊपर पहाड़ों पे जाते हो, लद्दाख वाली साइड आप जाओगे ना, तो वहां के लोगों के जो गाल है ना, गाल देखना आपको, है ना, लाल लाल दिखाई देंगे, सेब जैसे, चेरी जैसे, क्योंकि उनमें आरबीसी बहुत होती है ना। तो हम क्या है, लद्दाख वद्दाख जाएंगे तो क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए क्या है, कैसे अडेप्टेशन किए कि आरबीसी की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अब आरबीसी की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आरबीसी क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करती है, तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर पाएगी। डेजर्ट प्लांट की बात हो रही है, डेजर्ट यानी वही अपने, है ना, बिल्कुल रेगिस्तान के प्लांट है। अब देखो डेजर्ट यानी पानी की, डेजर्ट यानी वाटर की बहुत भारी कमी है, यानी पानी को बचाना है। अब पानी को हम कैसे कैसे बचा सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, थिक क्यूटिकल ऑन लीफ, पूरा इस पे फोकस करते हैं। क्या है, थिक क्यूटिकल ऑन लीफ, है ना, कि लीफ पत्तियों के ऊपर थिक क्यूटिकल हो जाएगा। इसका सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूँ। सर्दियों में आपने देखा है हमारे जो हाथ और होंठ होते हैं, फेस पे भी, है ना, ड्राइनेस सी हो जाती है ना, सूखा सूखा, है ना, बोलते हैं ना कि हाथ फटने लग गए, होंठ फटने लग गए। तो हम क्या करते हैं, एक, है ना, जो भी आप समझ गए ना, कोई अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं, तो मलाई लगा ली, घी लगा लिया, या जो भी प्रोडक्ट आते हैं वो लगा लिया, किससे बचने के लिए, ताकि वो रूखापन ना हो, है ना। तो ऐसी ही चीज यहाँ पे है कि अगर हम इन लीव्स के ऊपर क्यूटिकल लगा दें, है ना, थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल हो जाए, तो क्या है, जो पानी जो उड़ रहा था, जो ड्राइनेस हो रही थी, वो नहीं होगी, पानी बचा रहेगा, ठीक है। और क्या है, देखो जाहिर सी बात है लीव्स के ऊपर, है ना, जाहिर सी बात है लीव्स के ऊपर क्या होते हैं, ये एक पत्ती है, लीव्स के ऊपर क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, और स्टोमेटा से ही क्या होता है, वाटर का लॉस होता है ना, जो भी इवेपोरेशन, ट्रांसपीरेशन जो भी होता है। तो स्टोमेटा की पोजीशन अगर बिल्कुल सुपरफिशियल लीव के ऊपर रहेगी तो ज्यादा पानी का लॉस होगा। तो इनमें क्या होता है, स्टोमेटा जो है वो डीप गहरे हो जाते हैं ताकि पानी कम उड़ पाए।
और क्या है, लीव्स जो है वो स्पाइन यानी कांटों में तब्दील हो जाती हैं। देखो सिंपल सी बात है, लीव रहेंगी तो उनके ऊपर स्टोमेटा रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा लीव्स रहेंगी, पत्तियां रहेंगी तो स्टोमेटा भी ज्यादा रहेंगे और पानी का लॉस भी होगा, इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन। तो हम क्या करते हैं, पत्ती को क्या करते हैं, कांटों में तब्दील कर देते हैं, स्पाइन में तब्दील कर देते हैं। आपने देखा होगा डेजर्ट में, है ना, कुछ लीव्स पत्तियों वाले प्लांट नहीं होते, ऐसे नुकीले नुकीले कांटों वाले, छोटे छोटे कांटों वाले। तो ये भी इसीलिए पानी को बचाने के लिए सारी चीजें की गई। नेक्स्ट आर्की बैक्टीरिया में ये बात की गई है कि आर्की बैक्टीरिया हार्श हैबिटेट में रहना सीख गए हैं। अब आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अच्छे से आता है, टेंशन मत। बिहेवियरल मीन्स में देखो याद रखना, फिर से बोलता हूं मैं, दो चीजें तरीके बताता हूं, एक तो उसको समझो और दूसरा याद करो कि वो नीट में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया अपना, बिहेवियरल मीन्स में अडेप्टेशन पढ़ रहे हैं हम, बिहेवियरल मीन्स में क्या एग्जांपल था, डेजर्ट लिजर्ड का, है ना, डेजर्ट लिजर्ड का एग्जांपल दिया हुआ है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, बिहेवियरल मीन्स में डेजर्ट लिजर्ड का एग्जांपल अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब ये डेजर्ट लिजर्ड करती क्या है, देखो इसको ठंड लग रही है तो ये क्या करेगी, धूप में बैठी रहेगी, धूप में मस्त चश्मे वश्मे लगा के, है ना, जूस वूस लेके धूप में बैठी रहेगी और हीट को अब्जॉर्ब करती रहेगी। तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि हीट अब्जॉर्ब की, फिर इसको गर्मी लगने लग जाएगी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, फिर अपनी बेचारी क्या है, छाव में आ जाएगी, शेड में आ जाएगी। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट एक्वाटिक सील का एग्जांपल दिया हुआ है कि देखो एक्वाटिक सील मतलब, देखो सील है, एक्वाटिक यानी पानी में रहती है और बहुत ठंडे पानी में रहती है, आप ये लगा लो बर्फीले पानी में रहती है। तो अगर हमको, है ना, अगर हम कहीं जा रहे हैं और हमको अगर बर्फीले पानी में फेंक दिया जाए तो हमारी मेरे ख्याल से 1-2 मिनट में ही, है ना, झंडा उखड़ लेगा अपना। ठीक है, तो इसी क्या है, इसीलिए बोला गया है कि ऐसा क्या है एक्वाटिक सील में कि वो ठंडे पानी में भी बिल्कुल अच्छे से रह पाती है। तो उसमें थिक फैट की लेयर होती है जिसको ब्लबर बोला जाता है, और इसकी वजह से क्या है, हीट लॉस जो है वो कम होता है और वो इतने बर्फीले पानी में, ठंडे पानी में सरवाइव कर पाती है। अब नेक्स्ट देखिए, ये अपने पास कुछ डेफिनेशंस हैं और इनको समझना बहुत ही आसान है। तो इनको समझने के लिए हम आ जाते हैं अपनी कौन सी वाली, सफेद वाली जमीन पे। देखो मान लो किसी कंट्री की पॉपुलेशन है 100, किसी कंट्री की पॉपुलेशन है 100 है, यहां पे हम गोला मार देते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब क्या है, मान लो एक साल बाद इस कंट्री में कितने बच्चे पैदा हुए, 10 बच्चे पैदा हुए, तो ये कितने हो जाएंगे, +10 हो जाएंगे। 10 बच्चे पैदा हुए तो ये कितने हो जाएंगे, अब +10 यानी इसमें ऐड हो चुके हैं। ठीक है, और मान लो एक साल बाद, है ना, 10 पैदा हुए और 2 जो है वो टपक गए, यानी 2 की डेथ हो जाए तो -2 हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये बात हो गई। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम नेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी बोलते हैं, नेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी बोलते हैं कि इनिशियल कितने थे और टाइम पीरियड पे कितने नए आ गए, है ना, और मोर्टेलिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल कितने थे और टाइम पीरियड के बाद कितने कम हो गए, वो चीजें। ठीक है, अब एक और चीजें होती है, एक चीज नहीं दो चीजें होती हैं, एक चीजें नहीं दो चीजें होती हैं। कौन सी, एक होती है इमिग्रेशन, एक होती है एमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब जो इस देश में बाहर से आए हैं और इस देश की नागरिकता ले चुके हैं, है ना, मान लो वो हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, है ना। मान लो इंडिया की ही बात हो रही है तो नेपाल से इंडिया में कितने लोग आए और यहीं की उन्होंने क्या ले ली, सिटीजनशिप ले ली, तो वो इंडियन ही काउंट होंगे, वो प्लस है ना, इस कंट्री में प्लस हो जाएंगे, है ना। और एमिग्रेशन, ठीक है, ये क्या है, अपनी इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन। और एमिग्रेशन में क्या होगा, ई फॉर एमिग्रेशन में क्या होगा कि मान लो इंडिया से लोग कनाडा चले गए या फिर इंग्लैंड चले गए और वहां की क्या ले ली उन्होंने, नागरिकता यानी सिटीजनशिप ले ली, तो वो क्या हो जाएंगे, अपने देश में काउंट नहीं होंगे, तो वो माइनस हो जाएंगे। मान लो 2 लोग चले गए तो -2 हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से है पॉपुलेशन में प्लस क्या क्या हो रहा है, जितने बर्थ हुए वो प्लस हो रहे हैं और जितने बाहर से आए और इंडिया की, मान लो इंडिया की बात करें तो इंडिया की नागरिकता ले ली, वो प्लस। माइनस कौन से हो रहे हैं, जो टपक गए यानी जिनकी डेथ हो गई वो माइनस हो गया, और माइनस कौन सा हुआ, जो अपने देश से बाहर चला गया, यानी ना मान लो दूसरे देश की उसने क्या ले ली, नागरिकता ले ली, तो वही सब लिखा हुआ है। और वही ये डायग्राम अपना दिखाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, नेटेलिटी क्या है, जन्म कितनों का हुआ, ये क्या है, प्लस है ना। मोर्टेलिटी यानी डेथ कितनों की हुई, ये माइनस है। ठीक है, इमिग्रेशन यानी ऐड हो गई, प्लस है, एमिग्रेशन यानी निकल गए, ये माइनस है। ठीक है, अब ये देखो, ये आपको डायग्राम ऐसे का ऐसे याद होना चाहिए, ये जो भी दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको याद करने की मैं सिंपल सी आपको ट्रिक बताता हूं, देखो एक्सपेंडिंग में क्या है, एक जो ब्रिक है, ब्रिक यानी ईंट ले लो, है ना, ये एक ईंट है, ये दूसरी ईंट, ये तीसरी ईंट, ये चौथी ईंट है ना, इस तरीके से देख लेते हैं। तो एक्सपेंडिंग नाम से ही पता लग रहा है कि एक्सपेंडिंग यानी एक जो ईंट है, एक जो पत्थर है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगा, और ये देखते ही आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा एग्जाम में कि एक्सपेंडिंग है। ठीक, और स्टेबल देखो, स्टेबल यानी दो जो पत्थर हैं, स्टेबल यानी दो जो पत्थर हैं वो बिल्कुल सेम साइज के हैं, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको याद करने की, देख लो आप किसी में भी 2 पत्थर सेम साइज के नहीं है, स्टेबल वाले में 2 पत्थर सेम साइज के हैं, तो 2 पत्थर सेम साइज के हैं तो ये मिलके एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये स्टेबल हो जाएगा।
डेक्लाइनिंग में क्या है, देखो बीच में सबसे बड़ा पत्थर है, बीच में सबसे बड़ा पत्थर है, और ये इस साइड भी क्या है, कम हो रही है, डेक्लाइन हो रही है, इस साइड भी क्या है, डेक्लाइन हो रही है, कम हो रही है। ये सिंपल सी ट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्रोथ की। देखो ग्रोथ अपने पास दो टाइप की आएगी, एक आएगी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक आएगी लॉजिस्टिक ग्रोथ। नाम से ही कवर हो रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब चीजें एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएंगी, और लॉजिस्टिक का मतलब है लॉजिक वाली, लॉजिस्टिक का मतलब है लॉजिक वाली। अब इसका मतलब समझेंगे। देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या है, रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड है, ये ऐसा बोला जाए, मान लो है ना, मान लो ये एरिया है और इसमें एरिया में कुछ जानवरों को छोड़ दिया, कुछ एनिमल्स को छोड़ दिया, और उनको अनलिमिटेड रिसोर्स दे दिए गए, तो उन्होंने क्या बोला है कि इस पर्टिकुलर एरिया में उन एनिमल्स की क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाएगी। देखो टाइम के साथ क्या है, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाएगी। बट फिर है कुछ समझदार लोग आए, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है, और ऐसा हुआ भी अगर तो पॉपुलेशन क्रैश हो जाएगी। ठीक है, तो होता क्या है रियल लाइफ में रिसोर्स जो है वो अनलिमिटेड नहीं होते। आपको भी पता है खाना अनलिमिटेड नहीं होता है ना। अपना ही एग्जांपल ले लो, ह्यूमंस के लिए खाना अनलिमिटेड नहीं है ना, हमें कमाना पड़ता है, फिर हमें खाना पड़ता है ना, खरीद के खाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हर किसी के घर में खाना अनलिमिटेड पड़ा है, कमाओगे तो खाओगे, सिंपल सी बात। तो वो ये रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है, रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है, तो ये लॉजिक वाली बात की गई। ये क्या की है, लॉजिक वाली बात है कि भाई लॉजिकल बात है कि रिसोर्स जो है अनलिमिटेड है, तो एक्सपोनेंशियली नहीं होता है। तो रिसोर्स अनलिमिटेड में कैसे चलती हैं चीजें, कुछ ऐसे चलती हैं। रिसोर्स अनलिमिटेड में क्या चलेंगी, ये लॉजिस्टिक अपनी ग्रोथ है, ये लॉजिस्टिक अपनी ग्रोथ है। ठीक है, पहले क्या है, बड़ी है, फिर एकदम ज्यादा बड़ी है, और फिर आगे जाके बिल्कुल है स्टेशनरी, ये स्टेबल हो जाएगी, फिर स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से चीजें चलती हैं। देखो ये चीजें हैं, ये दो चीजें मैं बता दूं, ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। एक ये इक्वेशन आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाली, और एक ये लॉजिस्टिक ग्रोथ वाली, ये ऐसे की ऐसे याद होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है, ये एक्सपोनेंशियल वाली और ये है लॉजिस्टिक वाली। अब देखो इस चैप्टर का लास्ट अपना टॉपिक है क्या, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। और पॉपुलेशन इंटरेक्शन के लिए आपके सामने अभी एक वीडियो का प्रसारण होने जा रहा है, पढ़ने जा रहे हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। ठीक है, इसमें कौन से हमें पढ़ने हैं, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म। ठीक है, और ये क्या है बेसिकली दिखाया हुआ है। देखिए म्यूचुअलिज्म में क्या है, दोनों स्पीशी का फायदा होगा, कंपटीशन में दोनों का नुकसान होगा, प्रीडेशन में एक का फायदा एक का नुकसान, पैरासिटिज्म में एक का फायदा एक का नुकसान, कमेंसलिज्म में एक का फायदा होगा और दूसरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अमेंसलिज्म में क्या है, एक का नुकसान होगा और दूसरे को कोई भी फर्क यहां पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बारी से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ना चाहते हैं क्या, प्रीडेशन पढ़ना चाहते हैं। प्रीडेशन मतलब क्या है, प्रीडेशन क्या है, मान लो हिरण भाग रहा है और शेर आया और शेर ने उस हिरण को खा लिया, तो इसका प्रीडेशन का पहला काम तो यही है कि भाई एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। मान लो घास है, घास में जो एनर्जी है वो हिरण ने खाया तो हिरण में चली गई, हिरण को शेर ने खाया शेर में चली गई, तो इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, वो तो इसका फंक्शन है ही। ठीक है, और क्या इसमें देखना है, इसमें कुछ एनसीईआरटी में चीजें दी हुई हैं वो अपने को याद रखनी पड़ेगी। जैसे प्रिकली पियर कैक्टस, ये कैक्टस का एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में ये क्या है, मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स, मतलब इतना ज्यादा फैल गया था कि वहां के लोगों को इसने तंग कर दिया था कि कैक्टस ही कैक्टस हो गया था हर जगह। ठीक है, तो प्रीडेशन का फायदा उठाया गया यहां पे ना, बहुत फायदा उठाया प्रीडेशन का। हाँ, कि हम क्या है, कैक्टस फीडिंग मोथ, मतलब ऐसा मोथ ले आए हम जो कैक्टस को खा जाए, और वहां पे उस एरिया में उस मोथ को छोड़ दिया गया। अब ये मोथ क्या था, प्रीडेटर था, किसके लिए, कैक्टस के लिए, तो कैक्टस का इसने शिकार कर दिया और कैक्टस को वहां से उड़ा दिया, है ना, कैक्टस को यहां पे कंट्रोल में ला दिया गया। ये एक प्रीडेशन का एनसीईआरटी में दिया हुआ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रीडेटर्स आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी। ये क्या दिया हुआ है, देखो हम जनरली क्या सोचते हैं, हम तो फिर भी थोड़ा सा हमने बायोलॉजी पढ़ी है, पर जनरली जिन्होंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी वो क्या सोचते हैं कि हिरण का अगर शेर ने शिकार किया है तो शेर जो है अपना वो बेकार है और हिरण है अपना बेचारा, है ना। आप देखोगे डिस्कवरी देखते हैं ना, जैसे मेरे मम्मी भी बोलते हैं कि हिरण तो बेचारा है, शेर बेकार है कि इसने हिरण को खा लिया, हिरण कितना मासूम है, तो इस तरीके की चीजें हैं। ठीक है, बट असल में जब हम पूरा साइंस में घुसते हैं तो शेर असल में हिरण के लिए जरूरी है, नहीं तो हिरण की स्पीशी भी खत्म हो सकती है। तो इस तरीके की चीजें अपने को देखने को मिलेंगी। ठीक है, कुछ ऐसी ही चीजें यहां पे बताई गई हैं कि जो प्रीडेटर्स होते हैं ना, वो उनकी जो प्रे है, प्रे यानी जिनको खाया जा रहा है, प्रीडेटर मतलब जो उनको खा रहा है ना, तो उनकी स्पीशी मेंटेनेंस में भी वो हेल्प करते हैं। और इसका एग्जांपल दिया हुआ है, इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है किसके थ्रू, एक
स्टारफिश है जिसका नाम है पिजास्टर। पिजास्टर बेसिकली बताया क्या गया है कि इस स्टारफिश को वहां से जब निकाला गया, कहां से, उस एरिया से जब निकाला गया, तो इसके साथ साथ ही इनवर्टिब्रेट्स की 10 और स्पीशी क्या है, एक्सटिंक्ट हो गई। मतलब क्या बोलना चाहता है कि जो पिजास्टर थी इसकी वजह से वहां पे 10 स्पीशी और जी रही थी, है ना। ये इसका प्रीडेटर का इफेक्ट था, है ना। देख लो वही है कि नुकसान हो गया उसको। तो इस तरीके की चीजें ना, क्योंकि वो प्रीडेटर के निकलते ही वहां पे कंपटीशन हो रहा ना, उनके क्या पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या है, वहां पे कंपटीशन होगा तो वहां पे खून खराब हो जाएगा, तो सब उड़ जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या है, इफ प्रीडेटर्स ओवर एक्सप्लॉइट्स प्रे माइट एक्सटिंक्ट एंड फॉलोइंग इट प्रीडेटर्स आल्सो। इसमें बताया गया है, देखो ये डेफिनेशन एनसीईआरटी की, पर मैं आपको हिंदी में समझाता हूं। सिंपल सी बात ये बताई गई है कि जो शेर है वो भी समझदार होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसका पेट भरा हुआ है फिर भी वो हिरण उसके सामने है उसको मार देगा, नहीं। उसका पेट भरा हुआ है तो उसके सामने भी हिरण आ जाए तो जनरली वो उसको नहीं मारता, क्योंकि उसमें भी समझ है, वो भी समझदार है कि अगर मैं ऐसे बिना बात पे शिकार करता जाऊंगा तो हिरण भी तो, है ना, हिरण जो है वो भी तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, और हिरण अगर एक्सटिंक्ट हो जाए तो मैं खाऊंगा क्या, तो मैं भी एक्सटिंक्ट हो जाऊंगा। तो बेसिकली वो समझदार होते हैं। जब भूख लगती है, जितनी भूख लगती है उतना ही शिकार करते हैं, बिना बात। ऐसे नहीं है कि जैसे ह्यूमंस की तरह ना, ह्यूमन क्या कर रहे हैं कि जितना चाहिए उससे ज्यादा पेड़ काट दिए, फॉरेस्ट काट दिए, तो वो चीजें अल्टीमेटली नुकसान ही करती है। तो हमसे समझदार तो बेचारे जानवर होते हैं। हम क्या अपने घरों में भर के भर लो, है ना, जरूरत से ज्यादा। तो ये चीजें गलत है। ठीक है, अब यहां पे डिफेंस की बात की गई है। हम पहले एनिमल्स के डिफेंस देखेंगे, फिर प्लांट के देखेंगे। डिफेंस कैसे कि अगर मान लो मैं कोई एनिमल हूं और मेरे को कोई मारने आ रहा है, तो मैं किस तरीके के अपने अंदर चेंजेस लाऊं कि जो मेरे को मारने आ रहा है, मेरे को खाने आ रहा है, वो मेरे को ना खा पाए। हाँ, तो इस तरीके से कैमोफ्लेज का एग्जांपल दिया हुआ है ना। देखो गिरगिट होता है जैसे, तो गिरगिट अपना, है ना, एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको कि गिरगिट अपना कलर चेंज कर लेता है ना। मान लो मैं पूरे व्हाइट यहाँ पे पूरा व्हाइट है ना, और मेरे को एक कोई टाइगर खाने आ रहा है, तो मैं खुद को व्हाइट पेंट कर लूं, पूरा व्हाइट पेंट करके इस पेज पे लेट जाऊं, तो टाइगर मेरे को देख ही नहीं पाएगा, है ना, वो बेचारा ऐसे ही चला जाएगा। तो एक तरीके से कैमोफ्लेज भी बचने का वो है ना। तो सिंपल सी चीज है। ठीक है, नेक्स्ट एक मोनार्क बटरफ्लाई का एग्जांपल दिया हुआ है, डिसटेस्टफुल। वो क्या है, बेसिकली अपने अंदर एक केमिकल एक्वायर कर लेती है। कैटरपिलर स्टेज में वो क्या है, एक अपने अंदर ऐसा केमिकल बना लेती है जो इतना गंदा टेस्ट करता है कि जो उसका प्रीडेटर है वो भी सोचता है कि छोड़ यार, इतने गंदे टेस्ट वाली बटरफ्लाई को मैं नहीं खाता, तो उसको वो छोड़ के भाग जाता है। तो इस तरीके से ना उसने टाइम के साथ अपने अंदर इतना गंदे टेस्ट वाला केमिकल बना लिया कि प्रीडेटर को वो खाने में मजा ही नहीं आएगा ना, मजा ही नहीं आएगा कि यार छोड़ इसको तो और कुछ खाएंगे। ठीक है, तो ये एनिमल डिफेंस के एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्लांट डिफेंस के। गला सूख गया, थोड़ा पानी पी लेते हैं। ठीक है, तो अब बात करने वाले हम प्लांट्स के डिफेंस के बारे में। एनिमल्स का तो हमने देख लिया कि हाँ भाई कैमोफ्लेज, कलर चेंज कर लेंगे, डिसटेस्टफुल हो जाएंगे। प्लांट क्या करेंगे, थॉर्न्स, ये सबसे बिल्कुल ही अपने को देखने को भी मिल जाएगा। मान लो किसी प्लांट को, किसी पौधे को एनिमल्स बार बार आके खा जाते हैं, बैंड बजा देते। तो उस प्लांट ने क्या किया, कांटे उगा लिए अपने ऊपर कि अब आओ और खा के दिखाओ, तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा। जैसे अकेशिया, कैक्टस है, तो इनके ऊपर कांटे होते हैं, कोई इनको खा ना पाए। ठीक है, एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म है। कैलोट्रोपिस है, आपने देखा भी होगा, कैलोट्रोपिस वैसे सबने देखा होगा ना, गूगल पे भर के देखना कैलोट्रोपिस क्या होता है, सबने देखा होगा। तो ये क्या है, इसके अंदर कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ये बेसिकली अपने अंदर जहर बना लेता है कि जो भी कैटल, गोट इसको खाने आएगी कि मैंने जहर बनाया हुआ है, तुम्हारे में दम है तो खा के दिखाओ, तो ये इस तरीके से बच जाता है। ठीक है, और क्या है, जैसे कि देखो प्लांट्स के अंदर वैसे निकोटीन, कैफीन ह्यूमन अपने लिए यूज करते हैं, बट प्लांट्स ने ये चीजें अपने डिफेंस के लिए बनाई थी। जैसे निकोटीन है, कैफीन है, क्यूनिन है, ओपियम है, ये सब चीजें प्लांट ने अपने डिफेंस के लिए बनाई थी। पर ह्यूमन थोड़े समझदार निकले, उन्होंने निकोटीन, कैफीन को किसी और यूज में ही उड़ा दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पैरासिटिज्म के बारे में, है ना, पैरासाइट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम देखेंगे एक्टो पैरासाइट्स देखेंगे, एंडो पैरासाइट देखेंगे, एनसीईआरटी में इनके कौन से एग्जांपल दिए हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, एक्टो पैरासाइट नाम से ही कवर हो रहा है। एक्टो मतलब जो एक्सटर्नल सरफेस पे रहेंगे, है ना, ऐसे पैरासाइट्स जो अपने होस्ट के एक्सटर्नल सरफेस पे रहेंगे और वहां पे सर्वाइव करेंगे। जैसे लाइस ऑन ह्यूमंस, टिक्स ऑन डॉग, मरीन फिश एंड एक्टो पैरासाइट कोपोड्स, और क्या है, कैस्केटा ऑन अदर प्लांट। कैस्केटा क्या होती है, अपनी जो अमर बेल होती है, अमर बेल क्या है, दूसरे प्लांट के ऊपर रहेगी, उनसे न्यूट्रिशन लेती रहेगी ना, उसके एक्सटर्नल बाहर वाली साइड रहेगी। तो ये एक्टोपैरासाइट के एग्जांपल है। सिंपल है, ये तो बच्चों वाली बातें सबको पता ही होती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, एंडोपैरासाइट्स के बारे में, कि जो अंदर वाली साइड रहेंगे, अंदर जैसे लीवर, किडनी, लंग्स, आरबीसी, इनमें, है ना, दोज दैट लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी एट डिफरेंट साइट्स, है ना। जैसे लीवर के अंदर है तो एंडो ही हो गया, सिंपल सी बात है, बॉडी के अंदर घुसा हुआ है, किडनी में है, बॉडी के अंदर घुसा हुआ है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, ये क्या
है, लाइफ साइकिल ऑफ एंडोपैरासाइट्स आर मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन। ये सिंपल सी लॉजिक से ही समझ आ रहा है कि मान लो कोई पैरासाइट हमारे हाथ पे है या बालों में है तो उसकी लाइफ साइकिल तो सिंपल ही होगी ना, बाहर ही पड़ा है, और यहाँ पे अंदर है तो उसको डिफरेंट डिफरेंट चीजों से गुजरना पड़ेगा, है ना। जैसे वो कभी ब्लड से जा रहा है, जैसे हमने मलेरिया में पढ़ते हैं ना, मलेरिया में कभी ब्लड से जा रहा है, कभी लीवर में चला गया, कभी वो मॉस्किटो के स्लाइवा में चला, तो बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, उसकी लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स है और स्पेशलाइजेशन भी उसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एक ब्रूड पैरासिटिज्म का एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है। किसके बारे में? कोयल और कौवे के बीच में, कुक्कू एंड क्रो, कोयल और कौवे के बीच में होता क्या है बेसिकली, जो कोयल होती है उसके अंडे बिल्कुल सिमिलर दिखाई पड़ते हैं किसके? कौवे के साथ, है ना। तो कोयल तो है समझदार, है ना, देखो बोलता मीठी है, ये कोयल क्या है, अपनी मीठी मीठी बोलती है पर धोखेबाज होती है, और कौवा बोलता बेकार है पर ये अच्छा होता है। ठीक है, तो कोयल क्या करती है, वो क्या देखती है कि भाई कौवे के अंडे भी मेरे जैसे हैं, तो वो अपने अंडे को उठा के कौवे के घोंसले में रख देती है। हाँ, देख लो कितनी कामचोर है, खुद पूरा दिन गाना गाती रहती है और ये कौवा क्या है, उसके अंडों को बेचारा न्यूट्रिशन देता रहता है। तो एक तरीके की ब्रूड पैरासिटिज्म है। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कंपटीशन के बारे में। तो कंपटीशन के बारे में पहली बात तो यही है कि भाई दोनों स्पीशी का क्या होगा, नुकसान होगा। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। देखो, मान लो यहां बीच में ये फूड पड़ा हुआ है, और ये एक एनिमल इधर से भाग के आ रहा है और ये दूसरा एनिमल दोनों स्माइल कर रहे हैं, वो मेरी गलती नहीं है। ठीक है, तो ये एक एनिमल इसको खाने के लिए इधर से भाग के आ रहा है, ये एक एनिमल इसको खाने के लिए इधर से भाग के आ रहा है। तो यहां पे दोनों में क्या होगी, फाइट होगी, मैं खाऊंगा, इसको भी चोट लगेगी, दोनों क्या हो गए, इंजर्ड हो गए, दोनों का क्या हो गया, नुकसान हो गया। ठीक है, अब अपनी एनसीईआरटी में कंपटीशन के बारे में जो भी साइंटिफिकली लिखा हुआ है उसको मैं आपको इन्हीं की हेल्प से समझा दूंगा और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो कंपटीशन की जो पहले डेफिनेशन मानी जाती थी वो क्या थी कि भाई दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशी है ना, ये दोनों स्पीशी क्या है, आपस में क्लोजली रिलेटेड है। देखो, ये भी रेड कलर की है, ये भी रेड कलर की है। ठीक है, और इनके बीच में क्या पड़ा हुआ है, लिमिटेड फूड पड़ा हुआ है। अब इस लिमिटेड फूड को पाने के लिए ये जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशी हैं आपस में फाइट करेंगी, इसी को हमने क्या बोला, कंपटीशन बोला। ठीक है, पर यहां पे आगे इसमें क्या है डेफिनेशन, ये बहुत पुरानी डेफिनेशन है, इसमें क्या है थोड़ी मॉडिफिकेशंस होती गई। क्या बोला गया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये फूड लिमिटेड हो तभी कंपटीशन होगा, अनलिमिटेड फूड हो तब भी इनमें कंपटीशन हो सकता है। उसके क्या रीजन है, देखो फॉर एग्जांपल ये 11 बजे, मान लो ये यहां पे है ना, ये 11 बजे खाना खाने आया, ये भी 11 बजे ही यहां पे पहुंच गया, इसने इसको देखा, इसने इसको देखा, एक दूसरे की नजरें भिड़ी तो एक दूसरे में क्या हो गई, लड़ाई हो गई बिना बात पे, है ना, एक दूसरे से दुश्मनी मोल ले ली, है ना। इन्होंने ये सोचा ही नहीं कि भाई खाना तो अनलिमिटेड है, तू भी खा ले मैं भी खा लूं, नहीं, इन्होंने एक दूसरे को देखा और लड़ गई, है ना। अगर ये 11 बजे खाना खाने आए और चला जाए, ये शाम को 4 बजे आए चला जाए, तो कितनी अच्छी बात हो जाए, है ना। फूड तो बहुत सारा है, लिमिटेड होता तब तो बात समझ भी आती है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके की चीजें। और क्या चीजें बोली गई कि अगर स्पीशीज अनरिलेटेड भी हो, ये रेड कलर की, ये ब्लैक कलर की, तो भी इनमें क्या है, सेम फूड के लिए फाइट कंपटीशन हो सकता है ना। इसको भी ये खाना है, इसको भी ये खाना है, तो ये क्या है, इस पे यहां पे लड़ाई कर देंगे। ठीक है, तो कंपटीशन की जो बेस्ट डेफिनेशन वो क्या समझ में आई, कि एक स्पीशी की प्रेजेंट में, है ना, देखो मेरी बात सुनना, एक स्पीशी की प्रेजेंट में अगर किसी दूसरे स्पीशी के खाने पे फर्क पड़ रहा है तो उसको हम कंपटीशन का नाम दे रहे हैं। ठीक है, एक स्पीशी की प्रेजेंस में अगर किसी दूसरे स्पीशी के खाने पे फर्क पड़ रहा है तो उसी को हमने क्या बोल दिया, कंपटीशन। चाहे वो क्लोजली रिलेटेड है, चाहे फूड अनलिमिटेड है, चाहे लिमिटेड है, चाहे अनरिलेटेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल डेफिनेशन बना दी। ठीक है, अब कंपटीशन में आगे क्या दिया मैं एनसीईआरटी में जो अपने एग्जांपल दिए मैं वो ये दिए मैं, एबिंगडन टोर्टोइज क्या है, एक्सटिंक्ट होते थे, क्यों, गोट की वजह से, क्योंकि टोर्टोइज जो खाना खाते थे वो सारा गोट ने खत्म कर दिया, तो टोर्टोइज को भी निपटना पड़ा। ठीक है, और क्या है, सुपीरियर बार्नेकल्स बैलेनस ने किसको एक्सक्लूड कर दिया, इंफीरियर बार्नेकल्स कैथेमेलस को, है ना, क्योंकि ये सुपीरियर है तो ये ज्यादा खाना खा गई, सारा खाना खा गई, इनको खाना ही नहीं मिला तो ये बेचारी एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है, गोज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये क्या है, देखो कॉम्पिटिटिव मतलब कॉम्पिटिशन, एक्सक्लूजन मतलब एक्सक्लूड कर दिया। मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, मान लो ये दो एनिमल हैं, इनमें ये ज्यादा पावरफुल है तो ये सारा खाना खा जाएगा और इसको क्या कर देगा, एक्सक्लूड कर देगा। बेसिकली यही बातें बोल रहे हैं।
ठीक है, यही बातें बोल रहे हैं। अब कंपटीशन में ही एक टॉपिक है रिसोर्स पार्टीशनिंग। इसमें बेसिकली क्या बताया गया है कि एक दूसरे से लड़ने की बजाय साथ में रहते हैं, है ना। इसमें क्या है, 5 स्पीशीज ऑफ रेबलर्स का एग्जांपल दिया है। इसको सिंपल तरीके से फिर वही एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, मान लो ये बहुत सारा फूड है ना, बहुत सारा फूड है, खाने की कोई दिक्कत नहीं है, बट ये इसको भी ये खाना है, इसको भी ये खाना है, ठीक है। अब ये भी यहाँ 11 बजे आता है, ये भी 11 बजे आता है। फूड की कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत सारा था, पर टाइमिंग इनकी गड़बड़ है, आपस में लड़के टपक गए, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या है, रिसोर्स पार्टीशनिंग में क्या है, टाइमिंग अलग अलग चूज कर लो कि ये भाई 11 बजे आके खा के चला जाएगा, ये फिर शाम को 4-5 बजे आएगा, फिर ये खा के चला जाएगा, फिर ये सुबह 11 बजे आएगा, खा के चला जाएगा ना। एक तरीके से इन्होंने मेंटेन कर लिया, है ना। दोनों स्पीशी क्या है, जिंदा भी रह जाएंगी और नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कमेंसलिज्म के बारे में, ठीक है। तो देखो, सब में पहली चीज तो यही हमने कर भी लिया था कि यही याद रखनी है कि कमेंसलिज्म में जैसे कि एक का फायदा हो रहा है और एक को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, पहली चीज तो यही सब में ही याद रखनी है, तो कॉमन सी चीज हो गई, ठीक है। और क्या है, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल हैं, इनसे ज्यादा इसमें कुछ है भी नहीं इसमें, है ना। ऑर्किड ऑन मैंगो, बार्नेकल ऑन व्हेल, कैटल एग्रेट ऑन कैटल, सी एनिमोनी ऑन क्लाउनफिश। देखो, जो मेन जो फंडा है ना, वो पैरासिटिज्म में थोड़ा हमें पढ़ना पड़ता है, प्रीडेशन में थोड़ा पढ़ना पड़ता है, और क्या है, कॉम्पिटिशन में भी हमने देखा, थोड़ा डिटेल में किया, पर इनमें कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट आप याद भी रख लो ना। जैसे म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, इनमें इतना कुछ खास नहीं होता। जैसे म्यूचुअलिज्म में भी एक तो क्या हो गया, दोनों का फायदा हो गया, और क्या है, म्यूचुअलिज्म के एग्जांपल हो जाएंगे, लाइकन हो गया, माइकोराइजा हो गया, प्लांट एंड एनिमल, फिग एंड वास्प। लाइकन क्या होता है सबको पता है, माइकोराइजा क्या होता है सबको पता है, फंजाई एंड एल्गी के बीच लाइकन, माइकोराइजा क्या है, फंजाई एंड प्लांट के बीच, है ना। दोनों एक दूसरे का फायदा कर रहे हैं, फंजाई एल्गी का फायदा, एल्गी फंजाई का फायदा, फंजाई प्लांट का फायदा, प्लांट फंजाई का फायदा। कुछ इस तरीके से कि प्लांट एंड एनिमल की, कुछ ऐसे प्लांट या एनिमल होते हैं कि प्लांट उस एनिमल का फायदा कर देगा, एनिमल उसे प्लांट का फायदा कर देगा, है ना। इस तरीके से फिग एंड वास्प में भी बेसिकली इनमें प्लांट और एनिमल में क्या पाया जाएगा, अपना वो पॉलिनेशन वाला पाया जाता है कि वो उसकी जो एनिमल है वो प्लांट की पॉलिनेशन कर देगा, और प्लांट क्या है, उसको खाने पीने के लिए दे देगा, या उसको अंडे रखने के लिए जगह दे देगा, इस तरीके की चीजें, ठीक है। तो इस चैप्टर को हमने बड़ी आसानी से खत्म कर लिया। मिलते हैं नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।